नमस्कार साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है ना वो जोरदार क्लास होंगे। 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। आप जो कोई भी एग्जाम राजस्थान का दोगे, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चाहे आप करंट अफेयर देखोगे, इससे आने वाले हैं। 35 पेज बनाया हूं इस ब्रह्मास्त्र में, केवल राजस्थान स्पेशल। आप आराम से पढ़िएगा, 3-4 घंटे लगेंगे, पर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अपना इसमें कवर किया गया है। चाहे राजस्थान की फसल के बारे में बात करें, योजना के बारे में बात करें, नवीनतम आंकड़े जो भी हैं पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी का, चाहे आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन से प्रश्न बनते हैं, विभिन्न तरह के जो फसल है, कहां की जीआई टैग है, वो सारा इसमें आज की क्लास में कंप्लीट किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। कुछ बच भी जाएगा तो मैं आपको अगले क्लास में करा दूंगा। सुरेश सर करवा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये जो बुक है जिसमें 25 वर्षों का मैंने जो प्रश्न दिया है, जो आप राजस्थान में किसी भी विद्यार्थी से पूछोगे, तहलका मचा दिया है, धूम मचा दिया है ब्रह्मास्त्र बुक ने। अभी आप 20 बार इसको पढ़ सकते हो। कैसे सर? एक तो इसका मैं क्वेश्चन आपको जो है वो डाल रहा हूं। ये जो भी विद्यार्थी बुक लिए होंगे, चाहे 299 रुपीज का, 699 में, उसका पूरा रिकॉर्डिंग जो 10 घंटे का है, इस बुक का सॉल्यूशन वो पूरा डाल दूंगा। इसका एक अलग से कोर्स डिजाइन कर रहा हूं 1 वीक सीरीज के नाम से। हो सकता है 199 रुपीज ही मैं उसका प्राइस रखूंगा, या 299 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं रखने वाले हैं, जिसमें 600 पेज पूरी आप रिवीजन कर सकते हैं 7 दिन के अंदर। तो 1 वीक सीरीज के नाम से इनका रिकॉर्डिंग चल रहा है आराम से। जब हो जाएगा तो मैं ये कोर्स अनाउंस कर दूंगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक बुक नहीं लिए हैं, आप ले लीजिए। 500-700 रुपया के कारण अपने जीवन को दाव में ना लगाएं डियर। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे होंगे, ये एनसीईआरटी और कॉम्पिटिटिव पे आधारित है, कोई भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया है, डिटेल में बुक बनाया गया। अपने दोस्तों के साथ जरूर आप शेयर कर लीजिएगा कि भाई साहब बुक कैसा है, तभी परचेज करना। हाईटेक क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाइए और वहां से बुक का ऑर्डर कर दीजिए। अगला जो रीप्रिंट होने वाला है उसमें 5-7 दिन लग जाएंगे, तो अभी कुछ बुक आपके बचे हुए हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपने टॉपिक पे पहला ही क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस पे 4 बार स्टार लगा लेना। कौन सा है? पश्चिम राजस्थान में खजूर की खेती, अरे खजूर की खेती सर्वाधिक कहां होती है? जैसलमेर। ठीक है, हाँ। बीकानेर में तो आपका क्या है, इसका अनुसंधान केंद्र जिसे बोलते हैं ना, रिसर्च चलता है, वो बीकानेर में चलती है। सर्वाधिक जैसलमेर में होता है। पश्चिम राजस्थान में खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस देश से टिश्यू कल्चर पौध आयात किए जाते आ रहे हैं? तो वो है आपका संयुक्त अरब, जिसे अपन क्या बोलते हैं, यूएई बोलते हैं। वहां से क्या कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर द्वारा जो पौधे होते हैं ना, सबसे अच्छा खजूर कहाँ का होता है? अभी अपन बोलते हैं ना पिंड खजूर चाहिए अपने को, कि कौन सा पिंड खजूर चाहिए, तो अरब वाला पिंड खजूर चाहिए। क्योंकि वहां की क्वालिटी क्या है, अच्छी है, वहां के पौधे अच्छे हैं। तो अपन इंपोर्ट करेंगे तो कहां से करेंगे? यूएई से, जो आपका अरब कंट्री है ना, वहां से करेंगे। इस पे स्टार लगा लेना। राजस्थान में खजूर की खेती की सर्वाधिक संभावना वाला संभाग कौन सा है? तो वो है बीकानेर। संभाग बीकानेर है, ठीक है। और खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बीकानेर है। राजस्थान में खजूर की प्रमुख उपयोगी किस्में कौन कौन सी है? तो हलावी, मैजुल हो गया, खुन्नेजी हो गया, जाहिदी हो गया और खतरावी हो गया। सारी इंपोर्टेंट वेराइटी है, सारी पूछते हैं अपने को। चाहे तो जेट वाले ले लो, चाहे सुपरवाइजर वाले ले लो, चाहे डब्ल्यू एओ, सब में ये वेराइटी पूछते हैं, इनके अलावा नहीं पूछते हैं। क्योंकि ये सारी वेराइटी राजस्थान में कल्टीवेटेड वेराइटी है, इनको क्या करते हैं, उगाते हैं। खजूर कहां चला, ये क्या हो रहा है सर आज? सिस्टम माते जाऊं गई, वो तो हुनी कौन है ना, वो हुन तो इका माते करो जातो। खजूर का प्रमुख रोग कौन सा है? तो ग्रेफियोला। ग्रेफियोला क्या है? खजूर का प्रमुख रोग है। देश की सबसे बड़ी, इस पे 5 बार स्टार लगा लेना। कितनी बार सिलेक्ट करा रहे? देश की
सबसे बड़ी टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो चौपासनी जोधपुर में है। 5 बार स्टार लगा लेना। किस पे? चौपासनी जोधपुर वाले पे। ये आपने दूसरी बुकें पढ़ी होगी, लास्ट बैच में भी पढ़े होगे, ये नहीं पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। चौपासनी में क्या है? देश की सबसे बड़ी टिश्यू कल्चर लैब है किसकी? खजूर की। अपने को याद रखना है, 5 बार स्टार लगा लेना। खजूर से संबंधित प्रसिद्ध कहावत क्या है? खजूर के पौधा का सिर तो होता है आग में, तपती आग में, और उसके पैर क्या होते हैं? पानी में। ये फेमस क्या है? कहावत है। बायोफ्यूल प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेली पौधों की खेती और प्रसंस्करण, विपणन एवं विकास के लिए। राजस्थान में बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो 2007 में। बायोफ्यूल समझ गए ना, जेट्रोपा वाला सिस्टम। और राजसमंद का एक गांव है, वो जेट्रोपा कल्टीवेशन के लिए फेमस है, कल अपन ने पढ़ा था। राजस्थान में रतनजोत व अन्य तेलीय पौधों के लिए उपयुक्त जिले कितने हैं? तो 12 जिले हैं। कितने? 12 जिले हैं। राजस्थान में करंज, करंज जानते हो क्या होता है? करंज की खली अपन काम में लेते हैं कितने दिन पहले? 1 महीना पहले काम में लेते हैं करंज। तो करंज क्या है? एक प्रकार का पौधा होता है, कणजू जिन्हें बोले, ठीक है, वही कही है, करंज है। राजस्थान में करंज के पौधारोपण के लिए उपयुक्त पूर्वी जिले कितने हैं? तो 8 जिलों में करंज पौधारोपण किया जा सकता है। राजस्थान में कुल कितने बायोफ्यूल संयंत्र है? तो 5 बायोफ्यूल संयंत्र है। राजस्थान में बायोफ्यूल संयंत्रों की दैनिक उत्पादन क्षमता कितनी है? तो लगभग 1 लाख लीटर प्रतिदिन है। राजस्थान ने प्रथम बायोफ्यूल नीति कब जारी की? तो 17 जनवरी 2007 को। संशोधित बायोफ्यूल नीति कब है? तो वर्ष 2008 में। राज्य बायोफ्यूल मिशन का गठन कब हुआ? तो 14 सितंबर 2005 में गठन हुआ था। राजस्थान बायोफ्यूल नियम 2019 कब लागू हुआ? तो 13 अगस्त 2019 को। बायोडीजल जिसे अपन क्या बोलते हैं? B100 बोलते हैं बायोडीजल। बायोडीजल 100 यानी कि ये जो लास्ट में संख्या दिखती है ना, इसका मतलब होता है उसमें बायोडीजल की मात्रा कितनी है। तो इस बायोडीजल में कितना है? 100% बायोडीजल है। B80 होता है, B60 होता है, B40 होता है। तो ये क्या दर्शाता है? बायोफ्यूल की, बायोडीजल की मात्रा दर्शाता है। कि खुदरा बिक्री को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। यानी कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो बायोडीजल का खुदरा मूल्य विनियमित करता है। राजस्थान में पंजीकृत जैव ईंधन उत्पादक फार्मों की संख्या कितनी है? तो 12 फार्म है। राज्य में जैव ईंधन की खुदरा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 4.20 लाख लीटर प्रतिदिन है। क्या काम आता है बायोफ्यूल? पेट्रोल का रिप्लेसमेंट होता है, यानी कि पेट्रोल की जगह अपन बायोफ्यूल काम में ले सकते हैं। गैसोलीन आता है ना, वो वैसा ही सिस्टम है। देश का प्रथम बायोफ्यूल मोबाइल रिटेल आउटलेट कहाँ है? तो जोधपुर में है। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? रारी जिसे बोलते हैं, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रारी जिसे बोलते हैं, वो कहाँ पर है? तो दुर्गापुरा जयपुर में। 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, भगवान करे, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाओगे? दुर्गापुरा ही जाओगे। तो रारी कहां पर है? जयपुर में, दुर्गापुरा में। राजस्थान राज्य भंडारण निगम RSWC की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1957 को हुई थी। राजस्थान राज्य भंडारण निगम का मुख्य कार्य क्या है? तो कृषि उत्पादों का वैज्ञानिक भंडारण करना। दिसंबर 2024 तक RSWC की कुल भंडारण क्षमता कितनी है? तो 18.12 लाख मेट्रिक टन। जिस पे स्टार नहीं लगा रहा हूं उसको जस्ट पढ़ लेना, इतना जोर मत देना, पर जिस पे स्टार लग गया उसको तो याद रखना ही है आपको। कृषि अनुसंधान निदेशालय की स्थापना कब और कहां की गई? तो 1964 में उदयपुर में की गई। कृषि अनुसंधान निदेशालय को अंतिम रूप से कहां स्थानांतरित किया गया? तो बीकानेर में स्थानांतरित किया गया। राजस्थान कृषि उद्योग निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। 1965 में। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 6 जून 1974, 6 जून 1974 को हुई थी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? इस पे स्टार लगाना। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहां पर है? तो जयपुर में, और दुर्गापुरा जयपुर में है, रारी जयपुर में है। राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई? तो 1977 में, 1977 में। राजस्थान राज्य, इस पे स्टार लगा लेना। राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का नाम परिवर्तन कब किया गया? तो 24 अगस्त 2005 को किया गया। ऊपर वाले पे भी
स्टार लगा लेना, 1977 पे भी स्टार लगा लेना। राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 28 मार्च 1978, 4 बार स्टार लगा लेना। इसका पूछते हैं क्योंकि ये अपने राजस्थान की बीज निगम संस्था है, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1978 में। राजस्थान राज्य बीज निगम के कुल बीज विदायन केंद्र कितने हैं? तो 22 विदायन केंद्र है। श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना कब और किसकी सहायता से हुई? तो 1989 में विश्व बैंक की सहायता से हुई थी। तिलम संघ की स्थापना कब और कहां हुई? तो 3 जुलाई 1990 को जयपुर में हुई थी तिलम संघ। ठीक है। राज्य कृषि प्रबंध संस्था कहाँ स्थित है? तो ये भी दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। यानी कि लगभग जो कृषि के हैं ना वो सारा आपके कहाँ पे है? संस्था वाले, संस्था हो गया या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, वो कहाँ पर है? आपका जयपुर में है। राज्य कृषि प्रबंध संस्था कहाँ पर है? तो ये भी दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, इसका पूछा हुआ है एक बार। ये कहाँ पर स्थित है? तो सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। इस 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से 12,410 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। ठीक है, इसलिए पूछते हैं एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर है? तो सूरतगढ़ गंगानगर में। सूरतगढ़ नाम सुना है आपने? बीकानेर के राजा सूरत सिंह वाला। ठीक है। केंद्रीय कृषि फार्म जैक्सा कब और किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो 1962 में कनाडा की सहायता से सूरतगढ़ फार्म के अधीन संचालित है ये। बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर। खजूर अनुसंधान, बीकानेर। खजूर अनुसंधान कहाँ और कब हुआ था? तो बीकानेर 1978 में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी, जिसे अपन बोलते हैं क्या? CI, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, वो कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। कहाँ पर? बीकानेर में। बिछवाड़ बीकानेर में। राजस्थान की निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कौन सी है? तो कैथून कोटा में। कैथून में किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर नहीं है, कैथून में विभीषण का मंदिर है। ठीक है। हाँ, राजस्थान की पहली किसान कंपनी कहाँ स्थापित की गई? तो बकानी झालावाड़ में स्थापित की गई। राजस्थान की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी मुहाना टर्मिनल मार्केट जयपुर में है। सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। ठीक है, राजस्थान की। राजस्थान के पहले कृषि कियोस्क की स्थापना कहाँ हुई? तो नानका कोटा में हुई थी। कियोस्क का क्या मतलब है? एक ही स्थान पर किसी क्षेत्र से संबंधित सभी वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध कराने वाला केंद्र क्या कहलाता है? आपका कियोस्क कहलाता है। ये कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान का पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क कहाँ पर है? तो पदमपुर गंगानगर में। सबसे ज्यादा डिग्गी फॉर्मेशन, डिग्गी समझते हो? डिग्गी जहां पर अपन खेत का पानी इकट्ठा करते हैं ना, कुएं से निकाल से, नलकूप से निकाल के, तो उसको डिग्गी कहते हैं। सर्वाधिक डिग्गियां हैं कहां पर? गंगानगर में। तो वाटर मैनेजमेंट भी कहां पर होगा? गंगानगर में होगा। डिग्गियां गंगानगर, वाटर मैनेजमेंट गंगानगर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? गुड मॉर्निंग सभी को। ऑनलाइन वाले लेट उठते हैं तो अब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां और कब स्थापित हुआ? तो फतेहपुर सीकर में। 1974 में क्या हुई? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना? राजस्थान का पहला KVK कृषि विज्ञान केंद्र। राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 47, 47। इसको स्टार लगा लेना 5। और टोटल इंडिया में कितने हैं? तो 731। कितने? 731। अभी रिसेंट में बढ़ गए हो तो पता नहीं, बाकी 731 मेरे एग्जाम तक थे। राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्रों की संख्या कितनी है? तो 111। ARS जिसे बोलते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन जिसे बोलते हैं। सॉरी 11, 111 नहीं 11 है। ठीक है। राजस्थान का पहला कृषि रेडियो स्टेशन कहां पर है? तो भीलवाड़ा में। कृषि रेडियो स्टेशन, हाँ भीलवाड़ा नाम फेमस है, घणो फेमस है। हाँ, राजस्थान में कुल कृषि मंडियां कितनी है? तो 173, 173 क्या है आपकी कुल कृषि मंडियां हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि मंडियां कहां पर है? तो हनुमानगढ़। जहां गेहूं उत्पादन होगा वहीं मंडी की आवश्यकता होगी ना, तो हनुमानगढ़ में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन है। सर्वाधिक मंडियां भी कहां पर है? आपकी हनुमानगढ़ में है। राजस्थान राज्य डेयरी फेडरेशन का सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म कहां पर है? तो रोजड़ी गंगानगर। इस पे स्टार लगा लेना, रोजड़ी जगह का नाम पड़ता है। ठीक है।
बहुउद्देशीय एग्रो टावर किन मंडियों में स्थापित किया गया? तो श्रीगंगानगर, कोटा, खेरतल, तिजारा। ये क्या है? आपके करंट के क्वेश्चन है। अगर इस ऐसे एक भी क्वेश्चन बैठ जाए ना तो दूसरों से आप compete कर सकते हो। दूसरे सारे कर देंगे, पूछा बेदाना किसकी किस्म है, तरबूज की किस्म है, ये किसकी है, इसकी है, वो क्वेश्चन सारे ही कर लेंगे। पर ऐसे अगर एक भी क्वेश्चन आपके बैठ गया ना तो 3 नंबर आप प्लस में जाओगे ना। हाँ, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है। अभी तो आपको बोरिंग लग रहा है पर एग्जाम में आपको लगेगा। 2018 वाली भर्ती में रिसेंट में एक बना था, कौन सा? आपका जोधपुर वाला फूड पार्क बना था, एग्रो फूड पार्क, और उसी का पूछ लिया था कि कहां पर है, तो वो कहां पर? जोधपुर में था। तो ऐसे अपने को करंट अपडेट रहना है। अभी आपको बोरिंग लग रहा है पर लोग क्लासे लगाते हैं ये पढ़ने के लिए, है? हाँ, जोधपुर में बना था। तेरा साबुन स्लो है लगता है, लाइफबॉय यूज करता है। राजस्थान का पहला पादप क्लिनिक कहां पर है? तो मंडो, जोधपुर में है। ठीक है। जैव उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला कहां पर है? तो दुर्गापुरा, जयपुर में है। एक जिला एक उत्पाद, ये आपको सब याद होने चाहिए। सब याद का मतलब A to Z चीज याद होनी चाहिए इसकी। एक जिला एक उत्पाद का मतलब क्या है? यानी कि अपने जो मुख्यमंत्री है, क्या नाम है, भजन लाल शर्मा, उन्होंने क्या कहा कि अपन जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे ना तो अपन उन चीजों को प्रमोट करें जहां की वो फेमस है, जहां पर उसका उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इन्होंने एक जिला एक उत्पाद निकाले थे। इसमें टोटल 5 कंपोनेंट उन्होंने यूज लिए थे। 5 कंपोनेंट समझ गए? यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, वहां का क्या चीज फेमस है। 5 चीजों में पौधा हो गया, और जैसे राजसमंद से संगमरमर निकलता है ना, तो वो संगमरमर हो गया। तो ऐसे हर जिले का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अपने को याद रखना है। अपन कृषि पढ़ रहे हैं ना, तो कृषि अपने राजस्थान के सभी जिलों की याद होनी चाहिए, कहाँ का कौन सा फेमस है। ठीक है। तो अलवर जो जिला है ना, उसका एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत प्याज आता है, प्याज। अब ऐसे मत बोलना कि सर प्याज उत्पादन तो अपन ने सीकर पढ़ा था, आप अलवर क्यों बता रहे हो। तो ये एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आता है। कोई भी बात होती है ना, कोई भी चीज होती है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरी जगह भी कोरिलेट कर जाए, नहीं करती है। यहाँ पर क्या है, एक जिला एक उत्पाद पढ़ रहे हैं और प्रोडक्शन हर जगह का अलग अलग होता है। आप आगे और समझ जाओगे। अजमेर का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? गुलाब। इन सारों पे तो आप स्टार ही लगा लेना। बांसवाड़ा जिले का आम। ठीक है। 12 लहसुन, सर्वाधिक लहसुन भी अपन ने पढ़ा था, कहां पर? 12 में ही पढ़ा था। और 12 में ही क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। भरतपुर जिले का एक जिला एक उत्पाद सरसों। अब यहाँ पर देखो आप, सरसों का जो सेवर भरतपुर में है ना अनुसंधान केंद्र, वो कहां पर है? भरतपुर में है। तो इन्होंने एक जिला एक उत्पाद कहां दे दिया? भरतपुर को दे दिया। पर सर्वाधिक सरसों उत्पादन अपन ने कहां पढ़ा था? टोंक को पढ़ा था। और सर्वाधिक सरसों उत्पादन कहां हो रहा है? टोंक हो रहा है। तो सरसों के फूल होते हैं पीले कलर के, मधुमक्खियां आती है ना पोलिनेशन के लिए, तो वहां पर उन्होंने क्या, हनी बी का रख लिया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बी, वहां पर कर दिया है टोंक में। आगे आएगा तुम्हारे। बाड़मेर जिले के अनार फेमस है, तो अनार कहां चला गया? बाड़मेर चला गया। भीलवाड़ा जिले का मक्का आधारित उत्पाद, मक्का सर्वाधिक, भीलवाड़ा पड़ा था, तो मक्का कहां दे दिया इन्होंने? भीलवाड़ा दे दिया। बीकानेर का मोठ, बीकानेरी भुजिया पढ़ा था ना अपन ने, हाँ, सर्वाधिक उत्पादन तो बाड़मेर हो रहा है, पर बाड़मेर में इन्होंने अनाज दे दिया, तो फिर मोट कहां देंगे? तो मोट इन्होंने कहां दे दिया? बीकानेर में दे दिया। बूंदी का चावल फेमस है, और कहीं फेमस है बूंदी का? चित्तौड़गढ़ जिले का एक जिला एक उत्पाद क्या है? गुड़। चित्तौड़ को गुड़ है, ठीक है ना, यानी कि सर्वाधिक एक हिसाब को रिल्ला तो चित्तौड़ की फेमस भी हुई क्योंकि गन्ना की गिलासा वाली। हाँ, तो ये चित्तौड़ का क्या है? गुड़ हो गया आपका। चूरू जिले का मूंगफली, चूरू कहाँ? मूंगफली हो गया। और दौसा का गेहूं, धौलपुर का आलू, और डूंगरपुर का आम। तो आम किस किस का हो गया? डूंगरपुर का भी हो गया और बांसवाड़ा का भी हो गया, ठीक है। गंगानगर का किन्नो, गंगानगर का किन्नो हो गया, ठीक है। हनुमानगढ़ का गेहूं आधारित उत्पाद। जालोर का इसबगोल, सर्वाधिक इसबगोल उत्पादन नागौर। टमाटर जयपुर, जयपुर जिले का एक जिला एक उत्पाद क्या है? टमाटर। जैसलमेर जिले का केर सांगरी,
केर सांगरी समझते हो ना? केर सांगरी, केर होते हैं जिसका अचार डलता है, सांगरी होती है जिसकी सब्जी बनती है। खेजड़ी की सांगरी होती है, केर का पौधा होता है, दोनों ही जीरोफाइटिक प्लांट है। झालावाड़ जिले का एक जिला एक उत्पाद संतरा, और झुंझुनू जिले का नींबू, झुंझुनू का नींबू फेमस है। जोधपुर जिले का जीरा, सर्वाधिक जीरा उत्पादन जोधपुर, और करौली की तिल, और करौली तिल उत्पादन सर्वाधिक पाली। कोटा जिले का एक जिला एक उत्पाद धनिया, नागौर की मेथी, कसूरी मेथी तो एक जिला एक उत्पाद नागौर हो गया। पाली जिले का दूध आधारित उत्पाद, यानी कि सर्वाधिक दूध आधारित उत्पाद कहाँ के हैं? पाली के। चैन जी को गुलाब जी को हलवा फेमस है, जो दूध होना तो दूध पाली को याद रखना अपन है, ठीक है। प्रतापगढ़ जिले का एक जिला एक उत्पाद लहसुन हो गया, पर ये लहसुन नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और होगा मेरे हिसाब से, अदरक नहीं, वो होती है ना, क्या बोलते हैं ये, इसको थोड़ा क्वेश्चन मार्क कर देना, मैं आपको कल बता दूंगा। समझ, नाइगर जो होती है ना, जिसे अपन कलौंजी बोलते हैं, हाँ हाँ कलौंजी, वो होगी, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देना। राजसमंद जिले का एक जिला एक उत्पाद लघु वन उत्पाद, जैसे आंवला, जामुन और सीताफल, ये कहां पर है आपका? राजसमंद। सवाई माधोपुर का अमरूद, और सीकर का प्याज, कांदा, सिरोही की सौंप है, ठीक है, और टोंक का सरसों आधारित उत्पाद, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बी भी कहां पर है आपका? टोंक में है, ठीक है। उदयपुर जिले का वन आधारित उत्पाद, जैसे आंवला, जामुन और सीताफल, ये कहां पे है आपका? उदयपुर। तो उदयपुर और राजसमंद का दोनों का मिलता जुलता है। अब आ जाओ आप एनिमल हस्बेंड्री पे, यह आपके सारे करंट डाटा हैं, यानी कि 2025, 26, 24, 25 के डाटा हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व क्या है? तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन सदैव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है, और यह आज भी क्या है? आजीविका का प्रमुख साधन है। भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी? दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के बीच प्रथम पशु गणना, और हर पशु गणना कितने साल में होती है? 5 साल में। हर कृषि जनगणना 5 साल में, और हर अपनी जनगणना 10 साल में, ठीक है। अपनी 10 साल में कहां करे कि बेड़ा कारण 50 गणा है, हाँ। नहीं मिल रहा, उसके कंटिन्यू में नहीं है क्या? खत्म हो गया तुम्हारे, उतना ही था। हाँ पेज नंबर बता दो, है 521 पे। गुड मॉर्निंग सबको, मिल गया ना? 521 करें स्टार्ट एनिमल। तो भारत में प्रथम पशु गणना कब स्टार्ट हुई थी? 1919 से 1920 के बीच में क्या हुआ? प्रथम पशु गणना हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना कब हुई? बातें नहीं। 1951 में क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली हुई थी। वैसे भारत की डकैत तो कब हुई थी? 1919 में हुई थी। 1951 में स्वतंत्र, यानी कि अपना देश आजाद कब हुआ? 1947 में हुआ। बीच में वो आजादी की खुशी खुशी में 10 साल मिस कर दिए, फिर देखा तो पशु गणना क्या हो गई? बढ़ गई। तो 1951 में उनकी आजाद देश की पहली पशु गणना हुई थी। नस्ल आधार पे, इस पे स्टार लगा लेना। हाँ, नस्ल के आधार पे जो पहली पशु गणना थी वो कौन सी थी? 18वीं पशु गणना थी, जो 2007 में क्या हुई थी? आपकी कंप्लीट हुई थी। और 19वीं पशु गणना कब संपन्न हुई थी आपकी? तो 2012 में 19वीं पशु गणना हुई थी। और 20वीं पशु गणना कब प्रारंभ हुई? तो 1 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ हुई थी। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आधारित है। उसमें क्या टेबलेट लेके पशु को गिनते हैं, अच्छा 5 पशु, अच्छा 6 पशु, तो वो पेपर यूज नहीं करते, डिजिटल सिस्टम अपनाते हैं, टेबलेट वाला सिस्टम अपनाते हैं। 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट कब जारी की गई? तो 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट 16 अक्टूबर 2019 को जारी की गई। और वही अपन क्या कर रहे हैं?
पढ़ रहे हैं। 21वीं पशु गणना की अवधि क्या है? तो 21वीं पशु गणना की अवधि है अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक, पर अभी तक इसका डाटा रिलीज नहीं किया है। राजस्थान में पशु गणना कौन सा संस्थान करता है? तो राजस्थान में पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर द्वारा किया जाता है। 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन कितना है? तो 535 मिलियन पशु हैं। 535 मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। 535 याद रखना है आपको। 535 मिलियन पशु हैं। विश्व में सर्वाधिक पशु किस देश में पाए जाते हैं? तो भारत का पहला स्थान है किसमें? टोटल पशु में। विश्व के कुल पशुधन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 16% है। स्टार लगा लेना। पशुधन संख्या में विश्व में भारत के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से देश आते हैं? तो दूसरे देश पर तो आती है ब्राजील, और तीसरे देश पे कौन सा आता है? चीन आता है। ब्राजील में आपकी जो गिर नस्ल है ना, वो वहां पर ले जाके गिर रेंडो एक नस्ल और बना दी है उन्होंने। सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है गिर रेंडो का। जो अपन बोलते हैं ना देसी देसी है, वो देसी क्या बहुत अच्छी नस्ल है। अपन उसकी जगह एचएफ काम में ले रहे हैं, दूसरी नस्लें काम में ले रहे हैं, पर गिर क्या है? सबसे बेस्ट नस्ल होती है दूध उत्पादन में। साहिवाल हो गई, कितनी अच्छी नस्ल है साहिवाल। हरियाणवी हो गई, हरियाणवी भी बहुत अच्छी। हमारे हरियाणवी है एक गाय है, वो देसी। अब कुछ न कुछ तो होगी, हाँ थोड़ी बहुत मिक्स हो गई होगी, पर थोड़ी बहुत तो होगी ना। भारत में पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान भारत में पशुधन की दृष्टि से द्वितीय स्थान है। पहला स्थान किसका है? यूपी का। देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान के पास है? तो मैंने कल ही बताया था कि लगभग जो मेजर चीजें हैं ना, उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 10% रहती है। ठीक है। पशुधन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान किन पशुओं में देश में प्रथम स्थान रखता है? तो राजस्थान, इन पे स्टार लगा लेना है। जिसमें राजस्थान पहले स्थान पे होता है वो क्वेश्चन अपने को पहुंचते हैं। तो ऊंट में हो गया, भेड़ में हो गया और बकरी में हो गया। इन तीनों में क्या है? पहला स्थान रखता है कौन? आपका राजस्थान। 85% ऊंट कहां पर है? आपके राजस्थान में। 15% ही राजस्थान से बाहर है। राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? तो 568। वहां पर अपन ने कितना देखा था? 535 मिलियन देखा था। यहाँ पर 568 लाख है। अगर इसको मिलियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 56.8। लिख लो, यहाँ पर जगह दिख रही है ना, 56.8 याद रह जाएगी आपको। वो तो कितना है? 535 मिलियन है, ये 56.8 मिलियन है। ठीक है। राजस्थान में पशुधन में सबसे अधिक प्रतिशत, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? बकरियों का है। सबसे ज्यादा बकरियां कहां पर है? राजस्थान में प्रतिशत का हिस्सा रखती है। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान कितना है? तो 13.44%। कल अपन ने देखा था 13% देखे थे। ठीक है। राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन पर आधारित जनसंख्या कितनी है? तो राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन पर आधारित जनसंख्या लगभग 75% है दोनों पर। कोई बता रहा था बुक में 70% लिखा हुआ है, पर ये मैंने डाटा लिया है, वो राजस्थान की आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली बुक होती है ना, वहां से लिया गया है। अपनी ये एनसीईआरटी से नहीं लिया है, तो वो भी आप मान्य मान सकते हो। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि नहीं सर डाटा गलत है। कोई कल कमेंट कर रहा था कि 70% है। राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? तो राजस्थान में पशु घनत्व 166 पशु पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का एरिया में कितना पशु आ जावे? 166 पशु आ जावे। ठीक है। प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या 828, यानी कि हर 1000 आदमी पे 828 पशु है। बाकी जो बच गया आपका कितना? 168 लोग, 162 लोग वे कही है, वरना पशु वाला है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला डूंगरपुर। डूंगरपुर का एरिया छोटा है तो वहां का पशु घनत्व क्या है? जाता है। ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला जैसलमेर। सबसे कम भैंसे अगर कहीं पाई जाती है तो जैसलमेर में पाई जाती है। धूप पड़ती है, बापड़ी भैंसा मर जावे अतरी लाई में। 20वीं पशु गणना का संदर्भ वर्ष कौन सा है? तो 2019 में संपन्न हुई थी आपकी 20वीं पशु गणना। ठीक है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में गौवंश की संख्या कितनी है? तो लाख, हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब 39,38,000 क्या है आपकी टोटल गाया है। ठीक है। गौवंश है। 2012 से 2019 के बीच गौवंश में कितनी वृद्धि हुई? तो 4.6% की वृद्धि हुई है। इस पे स्टार लगाना आप। वो तो अपन 13 मिलियन है, ये तो क्या है? 13 मिलियन आपकी गायें हैं और
इस पे स्टार लगाना है। 4.6% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है। कमी किस में हुई है? गधों में कमी हुई है। पर हिसाब देखते हुए तो गधों में वृद्धि होनी चाहिए, पर उसमें क्या है, गधों में कमी हुई है। नीचे आएगा किसमें कमी हुई है। गोवंश में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर स्थान कौन सा है? तो छठा स्थान है। पहला स्थान किसका है? भारत में पहला स्थान गोवंश में वेस्ट बंगाल का। ठीक है, सब्जी उत्पादन कहां होता है? वेस्ट बंगाल, तो गाया भी वटे ही है। ठीक है, भारत के कुल गोवंश में राजस्थान की भागीदारी कितनी है? 7.24%। याद रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, पर 4.6% अपने को याद रखना है। राजस्थान के केस में वृद्धि हुई है गायों में। ठीक है, गोवंश में। राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश कौन से जिले में है? बीकानेर। और न्यूनतम गोवंश? धौलपुर। धौलपुर में चारों गणों यार, गाया ने रखे, पेशा रखे। भारत में सर्वाधिक गोवंश किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। मैंने बताया जहां पर सब्जी सर्वाधिक है वहीं पर आपका क्या है, गाया भी बढ़ती गई। 20वीं पशु गणना में राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी है? तो 13.6 मिलियन। लगभग दोनों ही बराबर है। ये 13.9 है, ये 13.6 मिलियन है, तो लगभग दोनों ही बराबर है। भैंसा भी बराबर है, गाया भी बराबर है। थोड़ा किस फर्क है, लाख 2 लाख को। भैंसों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? इस पे भी स्टार लगा लेना। 5.53% की वृद्धि हुई है। गायों में 4.6% की वृद्धि हुई है, भैंसों में 5.53% की वृद्धि हुई है। दोनों में वृद्धि हुई है। भैंस उत्पादन में कौन सा स्थान है आपका? राजस्थान का दूसरा। पहला किसका है? यूपी का। भारत की कुल भैंस संख्या में राजस्थान का प्रतिशत कितना है? तो 12% क्या है आपका योगदान रखता है अकेला राजस्थान। किसमें? भैंसों की संख्या में। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस किस जिले में है? तो जयपुर। जयपुर है ना। जैसलमेर में सबसे कम है, मैंने बताया ऊपर। क्यों कम है? तावड़ो गणो पड़ा। भारत में सर्वाधिक भैंस वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। और 2019 के अनुसार भेड़ों की संख्या कितनी है? तो 7.9 मिलियन। कितनी है? 7.9 मिलियन है। और भेड़ों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना रहा है? तो ये स्टार लगा लेना आप। कमी आई है, -12% की कमी आई है, यानी कि 12 भेड़ तो मर गई है। याद रखना है 7.9 मिलियन, 12% की कमी हुई है। भैंसों में कितना रखना है? 13.6 मिलियन, 5% की वृद्धि हुई है। गायों में कितना है? 13.9 मिलियन और 4% की वृद्धि हुई है। ये चीजें आपको याद रखनी है, एक्स्ट्रा वैसे ही बता भी नहीं रहा मैं। भेड़ में राजस्थान का राष्ट्रीय स्थान कौन सा है? चौथा। पहला किसका है? तेलंगाना का। अपने चौथा याद रखना है, राजस्थान का स्थान चौथा है। 20वीं पशु गणना में राजस्थान में बकरियों की संख्या कितनी है? तो 20.8 मिलियन। स्टार लगा लेना। सर्वाधिक अगर राजस्थान में कोई सा ही पशु है तो वो है आपका बकरी। आपको सिंपल पूछेंगे निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला पशु कौन सा है? तो वो कौन सा है? बकरी। 20 मिलियन। 13.9 मिलियन में वापस रिपीट कर रहा हूं, 13.9 मिलियन गाया है दूसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे भैंसे हैं 13.6 मिलियन। बचा है 7.9 कौन सी आपकी? भेड़। सर्वाधिक कौन है? बकरियां। ठीक है, बकरी पालन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है। भारत की कुल बकरी संख्या में राजस्थान का योगदान 14%। 2012 से 2019 के बीच सर्वाधिक वृद्धि अगर किसी में देखी गई है तो भैंस में। कितनी वृद्धि देखी गई है? 5.5%। ठीक है, और 12% की कमी आई किसमें? आपकी भेड़ में। और कितनी वृद्धि हुई है? तो 5.5% की वृद्धि हुई है। प्रतिशत के आधार पर भी सर्वाधिक वृद्धि है। 2012 से 2019 के बीच संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक कमी किसमें हुई है? तो भेड़ में कमी हुई है। ठीक है, 2012 से 2019 के बीच प्रतिशत, यहां पर तो संख्या है, संख्या समझ गए ना? 1 लाख 2 लाख कम हो जानो। प्रतिशत 80% कम हो जानो, 90% कम हो जानो। तो सर्वाधिक प्रतिशत कमी किसमें आई है? तो गद्दा में कमी आई है। कितनी कमी आई है? तो -71, यानी कि 71% गद्दा क्या हो गए? कम हो गए, मर गए, कम हो गए। गधे का दूध जाता है 4000 रुपए पर लीटर। हाँ, गधी का क्यों इतना महंगा जाता है? क्योंकि कॉस्मेटिक में काम आती है। मैंने पहले ही बताया था, हर महंगी चीज के पीछे क्या है? लड़कियां होती है। किसी भी चीज का, आज सोना महंगा हो रहा है, क्या कारण है उसके पीछे? हाँ, बोलती है मैं इतना 15 तोड़ा लाओ तो याव कह रहा हूँ, दुजुने करूँ। 20 तोड़ा लाओ तो कह रहा दुजुने करा। ठीक है, तो उसके पीछे भी क्या है? एक हिसाब से वही है। तो हर महंगी चीज के पीछे क्या है? सुंदरता। हाँ,
ऊंटों की संख्या में बातें नहीं, ऊंटों की संख्या में कितनी कमी हुई है तो -34%, यानी कि पहले जितने थे उसमें से 34% कमी हो गई है। और ऊंट पालन में स्थान कौन सा है आपका, प्रथम स्थान है। और मैंने बताया था भारत में कुल ऊंट है उसमें राजस्थान की भागीदारी 84.43%, लगभग 85% आपका क्या है, राजस्थान का योगदान है। 5 बार स्टार लगा लेना। सर्वाधिक परसेंट अगर भारत में किसी का है तो ऊंट का है, राजस्थान रखता है 85% रखता है। 100 में से 85 ऊंट कहां पर है आपके, राजस्थान के पास है। बाकी थोड़ा बहुत गुजरात के पास है और लगभग नहीं है। राजस्थान में न्यूनतम ऊंट किस जिले में है तो प्रतापगढ़ में। अब आप पहाड़ पे तो चढ़ सके कौन है, तो प्रतापगढ़ में है ही कौन है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है तो जैसलमेर में है। राजस्थान में सर्वाधिक कुल पशु संख्या वाला जिला कौन सा है तो आपका बाड़मेर। अपन ने कल ही देखा था सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर कोई रखता है तो कृषि क्षेत्रफल अगर कोई रखता है तो वो आपका कौन सा रखता है, बाड़मेर रखता है। तो बाड़मेर में क्या है, आपके टोटल पशु भी सर्वाधिक है। कोई बोल तो नहीं हो रहा है। राजस्थान में न्यूनतम कुल पशु संख्या वाला जिला कौन सा है तो न्यूनतम धौलपुर। धौलपुर छोटा जिला है तो छोटा ही है, ठीक है। राजस्थान के जीएसवी है जिसे बोलते हैं अपन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में पशुधन क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर योगदान कितना है तो 11.86% है। राजस्थान में ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है, राजस्थान का प्रथम स्थान है। ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है आपका, प्रथम स्थान है। 47% ऊन कहां पर उत्पादित होती है आपकी, राजस्थान में होती है। और दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है, इस पे 5 बार स्टार लगा लेना। पहला स्थान है यूपी का, सर्वाधिक अपन ने कहां देखे थे, यूपी में देखे थे, तो यूपी का पहला स्थान है। दूसरा स्थान है आपका राजस्थान का। राजस्थान का अंडा उत्पादन में योगदान 13वां, पहला स्थान आंध्रा, कहां का, आंध्रा का पहला स्थान है। और मांस उत्पादन में राजस्थान का स्थान 12वां। राजस्थान में 2019 की पशु गणना के अनुसार बकरियों की संख्या कितनी है तो 20.8 मिलियन बोलो या 2.08 करोड़ बोल तो। एक करोड़ में कितने लाख होते हैं, 100 लाख। 100 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। चाहे तो आप 20.8 मिलियन बोल दो, चाहे 2.08 करोड़ बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। 2012 से 2019 के बीच राजस्थान में बकरियों की संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है तो बकरियां में भी कमी आई है। वृद्धि सिर्फ आपकी किस में हुई है, भैंस और गाय में हुई है। गधों की संख्या में कमी हुई है, ऊंट की संख्या में कमी हुई है, बकरी की संख्या में कमी हुई है। समझ गए ना। बकरी को क्या कहते हैं, गरीब की गाय। गरीब की रोटी किसे कहते हैं, गरीब की रोटी ज्वार को कहते हैं, कल ही पढ़ाया है। बकरियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान प्रथम स्थान है और राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत में, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में है, बाड़मेर में। सर्वाधिक पशुधन भी बाड़मेर के पास है। राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक बकरियां किसके पास है तो जोधपुर के पास है। राजस्थान में न्यूनतम बकरियां किसके पास है, धौलपुर के पास है। बकरियों की संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम है। और देश में कुल बकरियों में राजस्थान की भागीदारी कितनी है तो 14% आपकी राजस्थान की भागीदारी है। राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी पालन केंद्र, स्टार लगा लेना, बल्लेखण जयपुर में। बेलखणा अशांत बल्लेखण है जयपुर में जगह, ठीक है। तो वहां पर क्या है आपका बकरी पालन केंद्र है। एक रामसर अजमेर, रामसर अजमेर में स्थित बकरी प्रजनन फार्म है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1981-82 में हुई थी। स्विट्जरलैंड की हेल्प से हुई थी। मदद किसकी ली गई, स्विट्जरलैंड की। रामसर वाले पे स्टार लगा लेना। पहले ही पूछ लेते हैं कि बकरी का जो प्रजनन केंद्र है रामसर वो कहां पर है तो अपन अजमेर करेंगे, ठीक है। और ये स्विट्जरलैंड की हेल्प से डेवलप किया गया था। रामसर बकरी प्रजनन फार्म में किन नस्लों का संकरण है तो अल्पाइन व टोगनबर्ग। इनका क्रॉस किसके साथ, सिरोही के साथ। तो अल्पाइन और टोगनबर्ग किसकी नस्लें हैं, बकरी की नस्लें हैं। और सिरोही भी किसकी नस्ल है, बकरी की है। मारवाड़ी किसकी नस्ल है, भेड़ की है। सिरोही की बकरी, हाँ सिरोही के बकरे फेमस है, नस्ल सुधार में काम में आते हैं। मैं जब केवीके में था इतना सा छोटा था बच्चा सिरोही नस्ल का, उसके 70,000 रुपए
हाँ, नस्ल सुधार के जो हमेशा क्या होता है कि जो प्योर नस्ल होती है ना उसके पैसे होते हैं, दूध के पैसे नहीं होते हैं, वजन के पैसे नहीं होते हैं। नस्ल सुधार में जो काम आता है उसके सर्वाधिक पैसे होते हैं। तो जो प्योर नस्ल के होते हैं वो मांगे जाते हैं। आप अभी बोलते हो ना पाटा 13-13 करोड़ का कई वक्य थोड़ है, 13 करोड़ कौन देवे, कोई ना देवे। पर उनका क्या है, नस्ल के होते हैं, वो नस्ल सुधार में काम में आते हैं, उनका सीमा नहीं उतना मांगा जाता है, ठीक है, इसलिए वो मांगे रहते हैं। पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो अविकानगर टोंक में। CSWRI कहाँ पर स्थित है, टोंक में। क्या है CSWRI, सेंट, हाँ, शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। आइबोमिक्स तकनीक किसने विकसित की गई, तो काजरी के वैज्ञानिकों ने, मोहम्मद सरफरुद्दीन खान ने विकसित की गई थी। आइबोमिक्स तकनीक का उद्देश्य क्या है, भेड़ व बकरी में दूध उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है। राजस्थान में बकरी विकास कार्यक्रम कितने क्लस्टरों में है, तो 17 क्लस्टर में है। 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में गोवंश कितना है, तो 13.9 मिलियन बोलो या 1.39 करोड़ बोल दो। सागर नींद आ रही, उबड़े बैठो जान, नींद आ रही रे, मुंडो धोया ना ना, बोर हो रहो के रात वालों रिवाइज कर दो ने, घणी वे जो रात ने पढ़े सुबह रिवाइज करे। टॉपिक पे आ जाओ, हो गया मनोरंजन। 2012 से 2019 के बीच गोवंश में कितनी वृद्धि हुई है, तो 4.6% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक गायों वाला जिला बीकानेर और न्यूनतम गायों वाला जिला धौलपुर, यानी कि धौलपुर में बकरी भी कम है और आपकी गायें भी कम है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक गोवंश किस में है, पश्चिम बंगाल में है। सब्जी उत्पादन पश्चिम बंगाल, ठीक है। गोवंश की संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान 6ठा, ठीक है। देश के कुल गोवंश में राजस्थान की भागीदारी 7.2% है। हरियाणवी गाय, यहाँ पर क्या है, नस्ल के आधार पर प्रजनन केंद्र है। अब जैसे अपन पढ़ते हैं ना, जर्सी गाय का कहाँ पर है, बस्सी जयपुर में है। क्योंकि अपन वही क्यों पढ़ते हैं, नस्लें तो और भी है, हरियाणवी है, कांकरेज है, साहिवाल है, सब है ना, उसी का क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन रिपीट कर दिया तो कोचिंग वाले ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसी को बोलना स्टार्ट कर दिया कि जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, बस्सी जयपुर, बस्सी जयपुर। पर इन दूसरी का अपन पढ़ लेते हैं, तो इनमें से अगर कोई आ गया तो अपन क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। और ये हरियाणवी वाला तो बहुत ज्यादा पहुंचने के चांस रहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी नस्ल है हरियाणवी भी। सबसे अच्छी अगर द्वीप प्रयोजनी कोई नस्ल है तो वो कौन सी है, आपकी हरियाणवी है। बार वाहक के लिए भी अच्छी है, दूध उत्पादन के लिए भी अच्छी है, तो इसका क्वेश्चन बनता है। हरियाणा के टच में लगने वाले जिले कौन से हैं आपके, अलवर, भरतपुर, अभी तो ये डीग भी इसी के टच में आ गया, ठीक है। तो कुमेर डीग जो है ना, वहां पर क्या है, आपका प्रजनन केंद्र है किसका, हरियाणवी का। स्टार लगा लेना, इन सारों के आपको याद करने हैं, मैं कल पूछूंगा क्लास चालू करने से पहले। और कांकरेज का कहां पर है, चोटन बाड़मेर में। चोटन का दूध फेमस है, पता नहीं क्यों फेमस है, पर बोलते हैं चोटन का दूध। सांचोरी गाय का नस्ल, सांचोरी है तो सांचो जालोर में, इसका याद हो जाएगा। राठी गाय, राठी नोहर हनुमानगढ़ में है। और मालवी का कहां पर है, तक झालावाड़। देखो राठी है सर्वाधिक गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ इन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इन्होंने कहा दे दिया, हनुमानगढ़ को दे दिया। मालवी होती है, मालवा बेल्ट जो पड़ता है, कौन सा, एमपी के टच वाला, झालावाड़, कोटा, बूंदी, ये जो क्षेत्र पड़ता है ये क्या कहलाता है, मालवा क्षेत्र कहलाता है। तो मालवा का कहां दे दिया इन्होंने, झालावाड़ दे दिया। सांचोरी सांचौर में हो गई। कांकरेज, कांकरेज अपन देखते हैं ना, ये बेल्ट जैसलमेर, बाड़मेर, इधर वाला जोधपुर वाला, तो इन्होंने कहा दे दिया, बाड़मेर में दे दिया है। थार पारकर कहां पर है, तो चांदन जैसलमेर। थार, थार का मतलब ही होता है रेगिस्तान, तो जैसलमेर में दे दिया, चांदन जैसलमेर में। नागौरी गाय का, नागौरी थे तो नागौरी हो गया। मेवाती का बस्सी जयपुर, ठीक है, मेवात वाला याद रखना है अपने को। वैसे तो याद क्या रखना है, अलवर जो क्षेत्र होता है उसको मेवात क्षेत्र ही बोलते हैं, तो मेवाती कहां चला गया, जयपुर में चला गया। और गिर का कहां पर है, तो गिर बछड़ा पालन केंद्र रामसर अजमेर में है। अजमेरी कहवे ने, गिर नस्ल को क्या बोलते हैं, और अजमेरी बोलते हैं, रेंडी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसका कहां पर है, अजमेर में है।
गिर नस्ल की प्रथम कलोन कौन सी है? तो गंगा। और गंगा फर्स्ट किसकी वेराइटी है? मक्का की। कब रिलीज की गई? 1961 में, 1961 में पहली हाइब्रिड है मक्का की, गंगा फर्स्ट। राठी गाय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान। क्या है आपका राठी गाय का प्रमुख क्षेत्र? उत्तर पश्चिमी। मैंने बताया ना, गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर बीकानेर संभाग जो आ गया ना, वो क्षेत्र किसका है आपका? राठी गाय का है। थारपारकर गाय का पश्चिम राजस्थान। पश्चिम राजस्थान मतलब जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये एक क्षेत्र हो गया। कांकरेज का कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, जालौर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में हो गया। गिर का कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी मतलब अजमेर वाला साइड हो गया, और इधर अपना क्या बोलते हैं, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ये क्षेत्र आ गया दक्षिण में। और मालवी का कौन सा है? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। नागौरी का कौन सा है? मध्यवर्ती राजस्थान। सबसे जो अगर सेंटर में कोई जिला पड़ता है तो वो पड़ता है आपका नागौर। तो नागौर क्या है? मध्यवर्ती राजस्थान के अंतर्गत आती है नागौरी। राजस्थान में गौ सेवा संघ कहां पर स्थित है? तो अजमेर में है। ठीक है। राजस्थान का प्रथम प्रस्तावित गो अभ्यारण्य कहां पर है? तो नापासर, बीकानेर में। अब आपने दूसरे अभ्यारण्य तो पढ़े होंगे, पर अब गोवंश का अभ्यारण्य कहां पर है? तो नापासर, बीकानेर में। देश का पहला गो आईवीएफ। आईवीएफ क्या होता है? क्या क्या होता है आईवीएफ? हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दो चीजें होती है, एक तो होती इन विवो, एक होती इन विट्रो। दोनों में क्या चेंज होता है? हाँ, तो कौन सा बाहर होता है और कौन सा अंदर होता है? हाँ, विवो ऑर्गेनिज्म, विवो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और विट्रो टी में टेस्ट ट्यूब आता है, तो इन विट्रो। ठीक है। तो देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर कहां पर है आपका? पाली में है। ठीक है। देश का पहला गौमूत्र रिफाइनरी व बैंक कहां स्थापित है? तो सांचो, जालौर में है। राजस्थान में गौ सेवा आयोग की स्थापना 23 मई 1995 में स्थापना की गई थी। तुम बातें बहुत करती है, जब देखता हूं बातें ही करती रहती है, पढ़ती तो है नहीं है। तुझे ही बोल रहा हूं, 2-3 बार देखा बातें में ही लगी हुई है। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? तो आपकी पथरेड़ा, जालौर में सबसे बड़ी राजस्थान की गौशाला है। आपको राजस्थान के मेले भी याद करने, तो उनके साथ गौशाला भी याद करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है आपकी? पथमेड़ा, जालौर में। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये भी पथमेड़ा, सांचौर, जालौर में। गौमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल का पहला संयंत्र हिंगोनिया गौशाला, जयपुर में। फिनाइल आता है ना, ऑर्गेनिक फिनाइल जयपुर में है। राजस्थान में क्या क्या बातें हो रही है अपन उनसे अनजान है अभी। आप तो ठीक है, चलो सुपरवाइजर वाले पढ़ रहे हो। अगर कोई आरपीएससी की तैयारी करे ना, तो उसको मतलब कंफ्यूज हो जाता है। इतनी चीजें राजस्थान में, हर 5 चीजें पर डे घट रही है। आज ये कर दिया, आज ये कर दिया, दीनदयाल योजना, ये योजना, धन योजना, बहुत सारी योजना चल रही है। बेचारा योजना में ही रह जाता है। और सुनो, बोर्ड जो पेपर बनाती है ना, दो अपने राजस्थान में एग्जाम करवाने वाले 2 संस्था है। एक तो आरएसएसबी, राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जिसे बोलते हैं, और दूसरी होती है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। 2 चीजें हैं। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कितना ऑफिसर लेवल की जितनी भी भर्तियां होती है कौन करवाती है? आरपीएससी करवाती है। और बोर्ड किसका करवाती है? छोटी मोटी, जैसे पटवारी हो गया, वीडीओ हो गया, सुपरवाइजर हो गया, जेएन हो गया, ईएनएम हो गया, ईआरओ हो गया, आरओ हो गया, ये सारे एग्जाम कौन करवाती है? बोर्ड करवाती है। पर जो बोर्ड वाला एग्जाम है उसका पैटर्न फिक्स रहता है। फिक्स का मतलब कि उसको 5 क्वेश्चन किससे पूछने हैं? एग्रो से, एक टॉपिक से पूछने हैं तो वो वहां से पूछेगा। 20 क्वेश्चन एग्रो से पूछने हैं तो पूछेगा। आपका 20-20 का रेशियो है ना, 20 + 20 + 20, तो आपको फिक्स 20 क्वेश्चन होटी से मिलेंगे, 20 उससे मिलेंगे, 20 उससे मिलेंगे, 15 आपको किससे मिलेंगे? हिंदी से, और 25 किससे मिलेंगे? जीके से। ये फिक्स होता है उसका। तो अपने को थोड़ा पढ़ने का भी क्या रहता है कि हाँ चलो अपन ये पढ़ेंगे तो इसमें सिलेक्शन के चांस रहते हैं। आरपीएससी का क्या सिस्टम होता है? उसका सिर्फ टॉपिक देते हैं वो, ये टॉपिक है, क्वेश्चन का कोई फिक्स नहीं है। 6 पेज का सिलेबस होता है। 6 पेज में से उन्होंने दिया हुआ था 3 लाइनें किसकी? करंट की, कि राजस्थान का करंट, इंडिया का करंट, इंटरनेशनल करंट। ये 40 क्वेश्चन बनते, 3 लाइनें ही थी। 3 लाइनें ही थी किसकी? आपकी करंट की। और जो पूरा जो था ना
जीके का सिलेबस वो था 3 पेज का, यानी कि 3 पेज में आपका जीके का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। उसमें से 15 क्वेश्चन तो उन्होंने पूछ लिए करंट के, और जो पीछे बचे ना 25 क्वेश्चन, वो 25 क्वेश्चन आए कहां से? आपके उस 3 पेज से। तो ये आरपीएससी का सिस्टम होता है। आरपीएससी खुद बोलती है कि जब तक तुम, अगर तुम कोचिंग के नोट्स पढ़ोगे तो मैं बुक से दूंगा, अगर तुम बुक पढ़ोगे तो मैं करंट से दूंगा, और जब तक तुम्हें सिलेबस समझ में आएगा मैं सिलेबस ही चेंज कर दूंगा। ये कॉन्सेप्ट होता है आरपीएससी का। सही बता रहा हूं, कितनी 260 पोस्टें थी किसकी? जियोग्राफी लेक्चरर की, जो फर्स्ट ग्रेड के होते हैं ना, मतलब टीचर जो होते हैं, उसमें से 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 6 लोग का मतलब हो गया ना, यानी कि 260 तो उन्होंने टोटल सीटें निकाली, उसमें से 6 ही उन्होंने भरी है। सेम अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया था, 180 सीटें थी, उसमें से 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये लेवल है आरपीएससी का। अपन ऐसे सोचते हैं कि नहीं चल रहा है ठीक है, वो वैसा सिस्टम नहीं। आरएस की कितनी कट ऑफ गई है इस बार? कितनी? 28%। 28% का मतलब समझते हो? 100 में से सिर्फ 28 नंबर लाने हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अब समझ लो आरएस क्या है और आरपीएससी क्या है। वो खुद बोलती है कि जो ये कोचिंग वाले क्लेम करते हैं ना कि ये मेरा पढ़ाया हुआ है, ये मेरा पढ़ाया हुआ है, या इससे क्या है कि बच्चे की जो मानसिक स्थिति है ना वो बिगड़ती जा रही है, वो कोचिंग पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। इसलिए मैं भी यही बताया हूं कि ये बुक दी हुई है, इसको अच्छे से पढ़ो आप, इसमें कंटेंट डाला हुआ है, हमेशा बुक रेफर करो हर चीज के लिए। जीके के लिए बोलता हूँ बुक रेफर करो। कोचिंग क्या है? आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि इतना घंटा पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, और मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तुम्हारे तो चलो बोर्ड है तो इतना कुछ होता नहीं है, बट अगर कोई आगे जाके आरपीएससी की करे तो हमेशा थ्योरेटिकल बुकें पढ़नी चाहिए। सिर्फ एक नोट्स और इनसे काम नहीं चलने वाला है। तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। बहुत दे दिया ज्ञान। हाँ, लगी है। गोवंश संवर्धन फार्म कहाँ स्थित है? तो आपका बस्सी जयपुर में है, ठीक है। गोवत्स परिपालन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो नौहर हनुमानगढ़ में है। बुल मदर फार्म कहाँ स्थित है? तो चांदन गांव जैसलमेर में। अब देखो इतने ही गोवंश के केंद्र है, तो बकरी के कितने होंगे, ऊंट के कितने होंगे, उसके कितने होंगे? तो ये क्या है? सारे राजस्थान में है। तो अपने को छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना है सारा, और वही 1-2 नंबर ही अपना क्या कट ऑफ क्लियर करवाते हैं। 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी है? तो 13.7 मिलियन बोल दो या 1.37 करोड़ बोल दो। राम राम। 2012 से 2019 के बीच राजस्थान में भैंसों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 5.5%, 4% आपके गायों में वृद्धि हुई है, ठीक है। और सर्वाधिक कमी किसमें हुई है? परसेंट बेसिस पे गधों में सर्वाधिक कमी हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला कौन सा है? जयपुर। सबसे कम कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक भैंसा अलवर में है, न्यूनतम भैंसे जैसलमेर में, और इंडिया में सर्वाधिक भैंसे यूपी में है। भैंसों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा। और देश की कुल भैंसों का प्रतिशत कितना है राजस्थान के पास? 12% है, 12.47% है। सर्वाधिक दूध देने वाली, अभी का क्वेश्चन था, अभी का मतलब जो आपका लास्ट एग्जाम था उसका क्वेश्चन था कि जो मोगा भैंस होती है उसको अपन नस्ल सुधार में काम में ले रहे हैं। यानी कि अगर आपको नस्ल सुधार करनी है तो उसमें अपन मुर्रा का क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो नस्ल सुधार में कौन सी पशु काम में आ रही है? तो मुर्रा। क्यों काम आ रही है? तो इसका सर्वाधिक दूध उत्पादन है, इस कारण से काम आ रही है। मुर्रा भैंस के प्रजनन केंद्र राजस्थान में कहां कहां स्थित है? तो डीग में, झालावाड़ में और नागौर में। इन स्थान पर क्या है आपके? मुर्रा भैंस के है। किसी के मुर्रा भैंस? हाँ, अपना दिन लगभग सबके मिल जाइए है। बेल हेल बेल है, मिक्स है, प्योर राखनी। प्योर रखने का मतलब ऐसा है कि उनके जो बच्चे बच्चे होते हैं ना उनका मूल्य मिल जाता है अपने को। अगर हेल बेल वे तो वे बच्चे भी भाव ही जावे। रथ नस्ल किस भैंस राजस्थान के किस जिले में है? तो अलवर। आपको सिंपल पूछेंगे रथ किसकी नस्ल है, अपन सोचेंगे कि अपन ने पढ़ी नहीं है तो नस्ल कहां से, तो आपको मिलान में दे देंगे रथ भैंस की नस्ल है। बोर हो रहे हो क्या? हाँ नहीं, हाँ कौन बोलता है? राजस्थान में भैंस प्रजनन फार्म कहां पर है? तो डीडवाना कुचामण में।
1951 के बाद से प्रत्येक पशु गणना में लगातार वृद्धि वाला एकमात्र पशु कौन सा है? भैंस। आपने भी पहली गाया हुई, धीरे धीरे भैंस पे शिफ्ट हो गया। राजस्थान में भेड़ पालन एवं ऊंट उत्पादन से कितने परिवारों को रोजगार मिलता है? तो लगभग 20 लाख परिवारों को रोजगार मिलता है। राजस्थान में प्रत्येक रूप से भेड़ पालन करने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? तो 2.5 लाख है। राजस्थान में भेड़ की कुल प्रमुख नस्लें कितनी है? तो 9। स्टार लगा लेना। वैसे आपके स्टार्टिंग में दिया हुआ है भारत में प्रमाणित नस्लें करके, उसमें भेड़ों की, ऊंटों की, सारों की नस्लें क्या है दी हुई है, पर ये अपन किसके केस में पढ़ रहे हैं? राजस्थान के केस में पढ़ रहे हैं। 9 नस्लें राजस्थान में प्रमाणित है। बातें नहीं रह 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या कितनी है? 7.9 मिलियन या 79 लाख जिसे बोलते हैं। 7.9 मिलियन याद रखनी। हमेशा डाटा एक चीज में याद रखना है। मुझे मिलियन में याद है तो मिलियन ही रखना है। 20 मिलियन तो क्या है? बकरी है। 13.9 मिलियन आपकी गाय है। 13.6 मिलियन क्या है? आपकी भैंसे हैं। 7.9 मिलियन क्या है? आपके भेड़े हैं। तो ये 4 ही अपने को याद रखनी है। राजस्थान की बात कर रहे हैं। 2012 से 2019 के बीच राजस्थान में भेड़ों की संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है? तो 12% की कमी हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़े वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। और द्वितीय स्थान पर कौन है? जैसलमेर। जैसलमेर में ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम भेड़ों वाला जिला बांसवाड़ा। भारत में सर्वाधिक भेड़ों वाला राज्य तेलंगाना। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान 4था। और देश में कुल भेड़ों का राजस्थान की भागीदारी 10% है। पशुधन में भी 10% है। एरिया में भी 10% है। 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ऊंटों की संख्या कितनी है? इस पे स्टार लगा लेना। 2.13 लाख। कितनी है ऊंटों की संख्या? 2.13 लाख है। यानी कि 85% अपने राजस्थान के पास है। तो लगभग 2 लाख या 1,95,000 के आसपास अपने राजस्थान के पास है। 2012 से 2019 के बीच बातें नहीं रह के बीच राजस्थान में ऊंटों की संख्या में कितनी कमी हुई है? तो 34% की कमी हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और द्वितीय स्थान पर बीकानेर है। ठीक है। सबसे कम प्रतापगढ़। और सर्वाधिक भारत में ऊंट कहां पर है? राजस्थान में। कितने प्रकार के होते हैं ऊंट? कौन कौन से? 1 कुबड़ और 2 कुबड़ वाला। कौन क्या क्या नाम है इनके? वेजिटेरियन किसका है? 2 कुबड़ वाला का। ड्रोमेडेरियन 1 कुबड़ वाले का है। ठीक है। देश के कुल ऊंटों में राजस्थान की भागीदारी 84.4% है। सवारी के दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? गोमट। तो पहली तो यही पूछ लेते, गोमट किसकी नस्ल है? गोमट अपन ने सिर्फ मठ ही पढ़े थे, पर गोमट ऊंट की नस्ल है जो सवारी के लिए फेमस है। सवारी करते हैं ना। ऊंट के बच्चे और बूढ़ा ऊंट को क्या बोलते हैं? तो ऊंट के बच्चे को बोलते हैं टोरडी और बूढ़ा ऊंट को बोलते हैं पाकट। ये याद करना है अपने को। राजस्थान के शब्दावली आपके सिलेबस में दी हुई है। तो ये वही शब्दावली है। टोरडो की न बोले, केल्डी की न बोले, केल्डो की न बोले, पाटी की न बोले, पाटो की न बोले। ठीक है। ऊंटों की देवी देवता कौन माने जाते हैं? तो उष्टवाहिनी देवी और बाबूजी को देवता मानते हैं। लंबी यात्रा में ऊंट के साथ चलने वाले ऊंट पालक क्या कहते हैं? कतारिया। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेके आए थे? बाबूजी। राजस्थान की प्रमुख ऊंट पालक जाति कौन सी है? रेबारी। रेबारी को क्या नहीं होता है? डायबिटीज नहीं होती है। ठीक है। हाँ, ऊंट का दूध पीता है। क्या होता है ऊंट के दूध में? और क्या होता है? इंसुलिन होता है। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं डायबिटीज वाले को, तो वो वही लगाते हैं। रेबारियों को डायबिटीज नहीं होता है, क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है? इंसुलिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोड़बीट, बीकानेर में। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी, ये भी बीकानेर, जोड़बीट, बीकानेर में। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? बीकानेर। मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। थार महोत्सव जैसलमेर। हाँ, जैसलमेर तो सब नाम है। शरद महोत्सव, शरद महोत्सव, शरद महोत्सव मनाते हैं आबू, माउंट आबू। जावे कि नहीं जावे? हाँ। और ग्रीष्म महोत्सव
ग्रीष्म महोत्सव भी आबू और शरद महोत्सव भी आबू, दोनों ही माउंट आबू याद रखनी है, ठीक है। कोई जाके आए हैं? हाँ है संज्ञा, अच्छा। विश्व ऊंट दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जून को मनाया जाता है। यूएनओ द्वारा अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष 2024 में, ये मैंने बताया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स कब घोषित किया? तो 2024 में घोषित किया था। ऊंट को राज पशु का दर्जा कब मिला? तो 2014 में मिला था। ऊंट संरक्षण मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो 2022 में। छोरे नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल कुक्कुट संपदा कितनी है? तो 146.23 लाख या 14 मिलियन जिसे बोलते हैं अपन। 2012 से 2019 के बीच राजस्थान में कुक्कुट संपदा में कितनी वृद्धि हुई है? तो 82% की कमी हुई है। वृद्धि लिखा हुआ है पर इन्होंने माइनस लगाया, कमी हुई है कुक्कुट में, माइनस नहीं है, हाँ वृद्धि हुई है, ठीक है, वो मुझे माइनस लग रहा है यहाँ से। राजस्थान में हाँ वो डैश वाला माइनस है, हाँ तो क्या है 82% की वृद्धि हुई है। मतलब पहले मुर्गी पालन राजस्थान में नहीं करते थे पर अब हर जगह एक एक मुर्गी फार्म लगा दिया गया है। हाँ राजस्थान में मुर्गी पालन में प्रथम स्थान कौन सा है? अजमेर का है। राजस्थान में न्यूनतम मुर्गियां करौली में। भारत में सर्वाधिक मुर्गियां तमिलनाडु में, अपने को याद रखनी है तमिलनाडु। हाँ कोई कुछ बोल रहा है? बोल, मन में मत रख। राजस्थान में अंडा उत्पादन 2022-23 में कितना रहा है? तो 2761 मिलियन रहा है। और सर्वाधिक अंडा उत्पादन अब इधर देखो रे, आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और राजस्थान का स्थान 13वां 17वां कौन बोल रहा है? अंडा उत्पादन में राजस्थान का स्थान 13वां है। और अंडों की टोकरी किसे बोलते हैं अपन? अजमेर को बोलते हैं। मुर्गियों में बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है? तो H5N1 वायरस। ये क्या होती है? रेस होती है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहला तो अपने को यही याद रखना है कि जो मुर्गियों में बर्ड फ्लू होता है ना, वो वायरस द्वारा होता है, ठीक है। अपने को यही पूछेंगे। FMD किससे होता है? वायरस से होता है। ब्रुसलोसिस किससे होता है? ब्रुसलोसिस बैक्टीरिया से होता है। HQ किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ब्लू टंग किससे होता है? वायरस से होता है। ब्लू टंग वायरस से होता है। 2019 की गणना के अनुसार राजस्थान में गधों व खच्चरों की संख्या कितनी है? तो लगभग 23,000 है। गधों और खच्चरों की संख्या 23,000 है। 2012 से 2019 के बीच गधों की संख्या में कितनी कमी हुई है? तो 71% की कमी हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक गधे कहां पर है? बाड़मेर में। न्यूनतम गधे कहां पर है? तो टोंक में। राजस्थान में सर्वाधिक गधों वाला राज्य राजस्थान है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक गधों वाला राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। राजस्थान में गधों का प्रसिद्ध मेला लूणियावास जयपुर में है। और गधों की माता जी होती है वो किसे बोलते हैं अपन? शीतला माता जी को बोलते हैं। चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। तो अपने को याद रखना है जयपुर में क्या लगता है? इनका मेला लगता है। गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ढूंढलोत झुंझुनू। ढूंढलोत आप पढ़ोगे किसमें? इसमें जो अपने किसान आंदोलन होते हैं ना, उसमें पंचपाणे नाम करके आएगा। उसमें 5 पाणे, 5 मतलब गांवों के नाम थे। उसमें ढूंढलोत था, मलसीसर था, ऐसे 4-5 गांव थे। नवलगढ़ था। बातें नहीं। गधा किस देवी की सवारी है? तो शीतला माता है। शीतल माता नहीं, शीतला माता है। राजस्थान में पशु मेले किस उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं? तो पशुपालकों को पशुधन का उचित मूल्य दिलाने, सांस्कृतिक परंपरा के संरक्षण तथा पर्यटन एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान में प्रतिवर्ष लगभग कितने पशु मेले आयोजित होते हैं? तो 250 पशु मेले आयोजित होते हैं राजस्थान में, देख लो। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या कितनी है? 10। बजट 2024-25 के अनुसार राज्य स्तरीय पशु मेलों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया? तो शेष जिलों में भी पशु मेला का आयोजन कराया जाएगा, ठीक है। जो बच रहे हैं उनमें भी पशु मेला कराया जाए।
राजस्थान का सबसे पुराना राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है? तो मल्लीनाथ पशु मेला। इसमें मेनली मालानी नस्ल की क्या होती है? खरीदारी बिक्री होती है। मालानी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है, जिसकी क्या होती है? खरीदारी बिक्री होती है। तो मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और मल्लीनाथ क्या है? राजस्थान के लोक देवता में भी इनकी गणती आती है। मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी पर लगता है? तो लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है, सही है। नहीं, वो गगर नदी का है। लूणी नदी का नाग की पहाड़ियां, अजमेर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है लूणी नदी का। और जो गगर नदी होती है उसका होता है शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश से। बलदेव पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया गया? तो किसान नेता बलदेव राम मेहता की स्मृति में। बैसाख पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, गोमती, ठीक है ना, गोमती सागर पशु मेला किस नस्ल के पशुओं के लिए फेमस है? तो मालवी नस्लों के लिए। याद रखना है, मालवी, ये पूछते हैं आपको। राजस्थान का सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? तो गोगा मेडी पशु मेला। ये लगभग 1 महीने तक बढ़ता है। गोगा मेडी में किसका मंदिर है? गोगा जी का। गोगा जी का। तो गोगा मेडी है वो क्या है? आपका सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला है। वीर तेजाजी पशु मेला किसने प्रारंभ करवाया था? तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने प्रारंभ किया था। देख लो, आपके हिस्ट्री के भी साथ में लेके आ गए। जसवंत पशु जसवंत पशु मेला किसके द्वारा और किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया? तो भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह ने महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में स्टार्ट किया था। राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला पुष्कर। पुष्कर अजमेर क्या है? सबसे रंगीन मेला है। सबसे ज्यादा रील मुझे लगता है इसी मेले की देखी होगी आपने। हाँ, आजकल सब कुछ रील में आता है। पुष्कर का कार्तिक पशु मेला किस उद्देश्य से प्रारंभ हुआ? तो मुगल सेना के लिए घोड़ों की आवश्यकता हेतु और मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा आरंभ किया गया था। बातें नहीं, अपने टॉपिक पे बढ़ाता हूँ। चंद्रभागा कार्तिक पशु मेला किस नदी पर होता है? तो चंद्रभागा नदी पे होता है, झालावाड़ में पड़ता है। और चंद्रभागा नदी हमारे गांव के पास से होकर जाती है। बनास भी हमारे गांव के पास से जाती है, चंद्रभागा की भी हमारे गांव के पास से जाती है। हमारा गांव बीच में रह गया इधर उधर। चंद्र नहीं डूबेगा। हमारे जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है। हमारे सरपंच अच्छा काम करवाते हैं। सारी सड़कें पक्की हैं, रोड पे लाइटें लगवाई हुई हैं, नालियां क्लीन रहती है हमारी। सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा है, मतलब साफ सफाई वगैरह रखते हैं। हाँ, रखते हैं। चंद्रभागा, बातें नहीं। चंद्रभागा पशु मेला किसने प्रारंभ किया था? तो जालिम सिंह झाला ने। ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? कोटा के प्रधानमंत्री थे। फिर इन्होंने झालावाड़ को अपनी नई राजधानी बना दिया। तो जालिम सिंह झाला ने क्या किया था? आपका चंद्रभागा पशु मेला स्टार्ट किया था। नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है? तो रामदेव। हाँ, रामदेव पशु मेला, मानसर, नागौर, ठीक है, नागौरी के लिए। रामदेव पशु मेला किसने प्रारंभ किया था? तो जोधपुर के राजा उमेद सिंह ने। जोधपुर के राजा उमेद सिंह ने। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो करौली। सारे पशु मेले याद करने, किसने प्रारंभ किया, कहाँ होता है, कितने दिन तक चलता है, कौन सी नस्ल की खरीदारी बिक्री होती है, तो थोड़ा बहुत तो यहाँ याद कर लो और थोड़ा बहुत आपको जीके में याद करवा देंगे, ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार देश की महानता किससे आंकी जाती है? तो जहां जानवरों के साथ किए गए जानवरों के व्यवहार को जो होता है उससे आंकी जाती है। यानी कि अपन कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनको कैसा रख रहे हैं, उसके अनुसार आंकी जाती है। साणेश्वर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो साणेश्वर सिरोही में आयोजित होता है। बदराना पशु मेला कहाँ आयोजित होता है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तो नवलगढ़ झुंझुनू। मैंने कहा था पंचपाणे, उसमें नवलगढ़ भी आता है, डुंडलोद आता है, मलसीसर आता है, 2 गांव और है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। नवलगढ़ झुंझुनू में, और वर्तमान में इसको बंद किया गया है। सीताबाड़ी पशु मेला कहाँ पड़ता है? 12 में पड़ता है। रामगढ़ क्रेटर साइट कहाँ पर है? 12 में। गंधर्व पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो लुणियावास, जयपुर में। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला कहाँ लगता है? सांचो, जालोर में। सेवड़िया पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो रानीवाड़ा, जालोर में। बजरंग पशु मेला कहाँ पर होता है? तो भरतपुर में। आमेट पशु मेला कहाँ पर होता है? तो राजसमंद में। हाँ,
हाँ अमेठ में लागे, वो तो मां गांव का बड़े कुआं जो है वी में भी पशु मेलो लागे, पर वी को नाम ना आयो, मो हो जो दे दू है। लांबिया में भी लागे, हाँ अपने दिन घणी लागे। चांदसेन पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मालपुरा टोंक में। बहरोड पशु मेला कोटपुतली बहरोड में, बात है नहीं। निम्बोनाथ पशु मेला पाली में। हनुमान पशु मेला जसवंतगढ़, ठीक है, जसवंतगढ़ हनुमान। बसंत पशु मेला कहां पर? रूपावास भरतपुर में। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? स्टार लगा लेना, 26 नवंबर को लगाया जाता है। विश्व दूध दिवस 1 जून को लगाया जाता है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में दूध उत्पादन में राजस्थान का स्थान द्वितीय। राजस्थान में 2022-23 में कुल दूध उत्पादन कितना था? तो 33.3 मिलियन टन था। 33.3 मिलियन यानी कि 333 लाख टन। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो सीकर। सीकर में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। राजस्थान में न्यूनतम दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो सिरोही। भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? तो 459 ग्राम, ठीक है, 59। राजस्थान में 459 459 ग्राम। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो 1138 ग्राम, यानी कि राजस्थान में बहुत अच्छा अवेलेबिलिटी है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन कहां पर है? तो कोटपुतली में। कोटपुतली, ठीक है। राजस्थान का प्रथम डेयरी व फूड साइंस महाविद्यालय कहां पर है? उदयपुर में, ठीक है, डेयरी और फूड साइंस वाला। राज्य की पहली उन्नत दूध परीक्षण व अनुसंधान प्रयोगशाला कहां स्थित है? तो मानसरोवर जयपुर में। मानसरोवर झील भी कहां पर है आपकी? जयपुर में। और कहां पर है मानसरोवर? बिल्लाड़ा में, देखना है। हाँ, राजस्थान में 2022-23 में कुल मांस उत्पादन कितना था? तो 0.24 मिलियन टन था। मांस उत्पादन का अपना इतना नहीं पूछेंगे, स्थान याद रख लो। राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो 12वां स्थान है। भारत में सर्वाधिक मांस उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और राजस्थान में सर्वाधिक मांस उत्पादन वाला नागौर। नागौर में क्या होता है? बकरियां ज्यादा होती है, बकरियां बाहर लेके जाते हैं। राजस्थान में न्यूनतम मांस उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो हनुमानगढ़। लिंग क्रमित जिसे अपन बोलते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमन होता है, सेक्स सॉर्टेड सीमन। उसमें क्या होता है? 90% आपके बछड़ियों के ही सीमन होते हैं और 10% किसके होते हैं? मेल के। 90% तो प्योर फीमेल रहेगी और 10% क्या रहेगा? मेल रहेगा। तो उसमें क्या होती है? बछड़ी होने की संभावना ज्यादा होती है, तो उसे अपन बोलते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमन होते हैं। और वो उनकी लैब होती है जयपुर में, इसकी लैब है। तो बछड़ी के लिए ये करते हैं, यानी कि केल्डी वे केल्डो ने छाई दो। देख लो छोरा था का लखन देख लो, अटे भी थाने केल्डान बाहर कर गई दो, धीरे धीरे थान नहीं कर दी। हाँ तो वो तो था की जरूरत ही कोई ना। हाँ मने ध्यान है, छोरा की जरूरत ही कोई ना। लिंग क्रमित विधि योजना का उद्देश्य क्या है? दुधारू पशुओं की उन्नत नस्ल विकास एवं केवल बछड़ी के जन्म को प्रोत्साहन देना। स्टार लगाना केवल बछड़ी पे। राजस्थान में सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक का पायलट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया? तो 2018 में स्टार्ट किया गया। सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन हेतु प्रयोगशाला कहां पर है? तो बस्सी जयपुर में। मैंने बताया इसको स्टार लगाना, 5 बार स्टार लगाना। 90% फीमेल होती है, 10% क्या होते हैं? आपके मेल होते हैं। सेक्स सॉर्टेड आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन पर वर्तमान में कितना अनुदान दिया जा रहा है? तो प्रथम 2AI पर 75% और शेष 2AI पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? तो 2019 में। यह कार्यक्रम किन रोगों के नियंत्रण हेतु प्रारंभ किया गया? तो FMD और ब्रुसलोसिस, फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुसलोसिस द्वारा। खुरपका एवं मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कितने पशुओं का टीकाकरण किया गया? तो 200.13 लाख गौ एवं भैंस का। राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2020-21 में प्रारंभ की गई। राजस्थान में कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा कितनी है? तो
36 लाख, यानी कि आपको 36 लाख तक आपको ब्याज मिल जाएगा। इसमें ब्याज दर कितनी है तो 4% ब्याज दर रखी गई है, और सब्सिडी कितनी है तो 30% सब्सिडी है। 36% का 30% निकाल दो, इतने तो पैसे देना ही नहीं है। 12 बात 2 चौबीस बात किया 36, यानी कि 12 लाख तो आपको देना ही नहीं है। किसमें? इस सब्सिडी में। अगर आप समय पर दे रहे हो तो सब्सिडी मिल जाती है। ये है ना कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत। हाँ, राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना के लिए न्यूनतम भूमि पात्रता कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए, यानी कि 2 बीघा जमीन है तो आप ब्याज ले सको। है अब के करो करो। योजना देखते हैं कौन कौन सी योजना। बहुत कौन बोला? कल क्रॉप करवानी है, थोड़ा ही है। पानी पी के आ जाओ। हाँ, ये कंटिन्यू कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। हाँ, पोमोलॉजी का फादर ऑफ पोमोलॉजी कौन है? नहीं, वो तो हॉर्टिकल्चर का है। सिस्टमिक केल चड्डा। हाँ 11 बजे चलेगा, अभी तो बाकी है। नहीं, अरे पानी पीने दो मैडम, मूड फ्रेश हो जाएगा। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? प्लीज वॉल्यूम से है। अरे ये आवाज डबल कैसे जा रही है रे? हेलो, दूसरों के भी आ रही है क्या आवाज डबल, या एक बार ही आ रही है आवाज डबल? थोड़ा बातें नहीं। ये योजना वहीं पर है जहां पर आपका पहले वाला एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर खत्म हुआ था। हाँ, आते बोल रहे हैं ठीक है, आते बोल रहे हैं गड़बड़ है। वो आपके नाम क्या उसमें दिक्कत होगी, क्या बोलते हैं ईयरफोन में, या उसमें दिक्कत होगी? बाकी के सही आ रही है। हाँ, फोन में दिक्कत हो सकती है। बातें नहीं रहे, ऑनलाइन वाले परेशान होते हैं तुम्हारी वजह से, पढ़ते हो नहीं। ठीक है, मिल गया योजना आपको? हाँ, क्या जसवंत सिंह लगा रखा है? मुख्यमंत्री कृषक साथी सब सेट हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोलेगा नहीं। नहीं, अब सुनो आराम से। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2009 में प्रारंभ की गई कृषक साथी योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का पूर्व नाम क्या था? तो उसका नाम था राजीव गांधी कृषक साथी सहायक योजना। यानी कि योजना आपको पढ़नी है, आपके कृषि योजना सारी पहुंचते हैं, तो एक भी नहीं छोड़नी है, सब पढ़नी है। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत दुर्घटना व मृत्यु पर कितनी सहायता दी जाती है? तो दुर्घटना पर 5 से 50,000 दिए जाते हैं, तथा मृत्यु पर कितने दिए जाते हैं? 2 लाख। ठीक है, बीमो करवा जो कई टाइम की उठाना पड़ा है। LIC करवा के रखना, लाइफ इंश्योरेंस। बातें नहीं। राजस्थान छोरियों, छोरा ने डाबन छोरियां बोलवा लाग, छोरा ने डाबन छोरियां बोला। दोनों बार यही बोलती है, रोकता मैं इनको हूं, बोलने ये लग जाती है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना कब प्रारंभ हुई? तो जुलाई 2012 में क्या हुई थी? आपकी स्टार्ट हुई थी। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना किसकी आर्थिक सहायता से? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से क्या की गई? आपकी प्रारंभ की गई। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना कितने जिलों में लागू है? तो 17 जिलों में लागू है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना कब समाप्त हुई? तो 2020 को समाप्त हो गई थी ये। राजस्थान की पहली कृषि नीति, इस पे स्टार लगाना, नीतियां पूछते हैं आपको।
वन नीति, राजस्थान वन नीति 2010 में है, इसका पूछा हुआ क्वेश्चन है, सुपरवाइजर में ही पूछा है, दूसरे एग्जाम में नहीं पूछा है। तो कृषि कृषि नीति कब है? 26 जून 2013। स्टार लगाना इस पे। पेज नंबर क्या है बताना जरा। 48 49 पेज नंबर नीलेश, 48 49। राजस्थान की पहली कृषि नीति 12वीं वालों बेलकड़ों, राजस्थान की पहली कृषि नीति का मसौदा किसने तैयार किया? तो डॉक्टर आर.एस. परोदा ने क्या किया था? ये तैयार किया था। ये राजस्थान के रहने वाले थे, आर.एस. परोदा। राज्य कृषि नीति 2013 का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो 10 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन को दोगुना करना और 4% कृषि विकास दर को बनाए रखना, यानी कि हर साल 4% क्या होनी चाहिए? कृषि में वृद्धि होनी चाहिए। किसान कलेवा योजना कब प्रारंभ किया? तो 2014 में। क्या होता है किसान कलेवा योजना? नीचे दिया हुआ है। किसान कलेवा योजना में मंडियों में जो धान बेचने जाते हैं ना, उनको 5 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाना, ये किसका काम है? मंडियों वालों का काम है। तो इसी को अपन किसान कलेवा योजना बोलते हैं। है? नहीं नहीं, बस योजना है। किसान कलेवा योजना में भोजन थाली का अधिकतम मूल्य कितना है? तो 40 रुपए, 5 रुपए में नाश्ता, 40 में भोजन। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब लागू की गई? तो 11 अप्रैल 2015 को लागू की गई। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो मंडी श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार करना। इस योजना में महिला श्रमिक के विवाह हेतु कितनी सहायता दी जाती है? तो 50,000 रुपए, और बजट 2025-26 से 75,000 रुपए कर दी है। यहाँ पर देखना, ये महात्मा ज्योतिबा फुले है ना योजना, ये किसान के लिए नहीं है, जो मंडी में काम करते हैं ना लोग, बोरियां भरवा को काम, कट्टा ना को काम, वहां का लिए है। ठीक है, तो अपन सिंपल पूछ लेवे कि ज्योतिबा फुले किसके लिए? किसान के लिए, मजदूरों के लिए, या मंडियों में काम करने वालों के लिए? तो किसके लिए? मंडियों में काम करने वालों के लिए। किसान मत करके आ जाना वहां पे। इस योजना में गंभीर बीमारी पर अधिकतम कितनी चिकित्सा सहायता दी जाती है? तो 20,000 रुपए की चिकित्सा सहायता दी जाती है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग एवं कृषि प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? तो 20 अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2019 तक ये रही थी। शहरी सब्जी प्रोत्साहन कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो 2016 से लागू किया गया। शहरी सब्जी प्रोत्साहन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो घर की छत पर जैविक सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना, जिसे अपन क्या बोलते हैं? रूफ गार्डनिंग बोलते हैं ना। छत पे क्या करते हैं? सब्जी वगैरह उगाते हैं। शहरी सब्जी प्रोत्साहन कार्यक्रम में कितना अनुदान दिया जाता है? तो 50% सब्सिडी दी जाती है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना कब प्रारंभ हुई? तो 2018-19 में स्टार्ट हुई थी। इसमें कौन कौन से बीज शामिल थे? तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोट, उड़द थे। और ये इंपॉर्टेंट है आपका, तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? तो वर्ष 2017-18 में। और ये अपने हो भी रहा है, बहुत किसानों के ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है, तो पहुंच सकते हैं। तारबंदी योजना 2017-18 में स्टार्ट हुई थी। तारबंदी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो नीलगाय, जंगली पशुओं से सुरक्षा, रोजड़ों सुरक्षा को आते हैं। ठीक है, तारबंदी कार्यक्रम 2022-23 से किस मिशन के अंतर्गत संचालित है? तो राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत है। सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ हुई? तो 21 फरवरी 2018 को प्रारंभ हुई थी। इस योजना के अंतर्गत महिला कृषकों को ई भुगतान पर कितना प्रोत्साहन दिया जाता है? तो 50,000 रुपए पर 500 तथा 1 लाख रुपए पर 1,000, यानी कि प्रोत्साहन दिया जाता है। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना कब लागू हुई? तो वर्ष 2019 में, यानी कि कृषक का, किसानों का ऋण माफ हुआ था 2019 में। तो अपने को याद रखना है, कृषक ऋण माफी योजना 2019 में प्रारंभ हुई थी। जो समय थी वहां पर ब्याज लेवन है, हाँ, शॉर्ट टर्म लोन, वो माफ किया 2019 में की दावा ना, हाँ, तभी क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। राजस्थान था कि 2 लाख की था, खूब जेलो लाख जो रहा। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना के अंतर्गत कितने किसानों का ऋण माफ किया था? तो 20,84,000 में, जिनमें इनका नाम भी आता है। ठीक है, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना में कुल कितनी राशि माफ की गई? तो 7,888 करोड़ रुपए माफ किए थे।
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब जारी की गई? तो 2019 में। इस पे स्टार लगा लेना। आपकी फूड प्रोसेसिंग नीति जो है ना, पॉलिसी, वो 2019 में लागू की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों की आय में वृद्धि और कृषि निर्यात को प्रोत्साहन करना, यानी कि एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन करना। किसान कल्याण कोष की स्थापना कब हुई? तो 16 दिसंबर 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। किसान कल्याण कोष की प्रारंभिक राशि कितनी है? तो 1000 करोड़ रुपए इसकी प्रारंभिक राशि है। कुछ नहीं होते, जैसे एमएलए कोष होते हैं ना, वैसे ही किसान कल्याण कोष होता है ना। तो इनका बेनिफिट किसी को मिलता है, बस कोष बना के पैसा इकट्ठा करते हैं। किसान कल्याण कोष की राशि 2023-24 में कितनी कर दी? तो 7,500 करोड़ रुपए कर दी। जीरो बजट प्राकृतिक खेती की घोषणा कब की गई थी? 2019-20 में। ये अपन ने पढ़ा क्या होता है जीरो बजट, नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट प्राकृतिक खेती का पायलट प्रोजेक्ट किन राज्यों में है? तो टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा। ये 3 राज्य क्यों रखे? दूसरे रख लेते हैं। पहले हर चीज अगर कोई होती है तो उसको छोटे लेवल पे अपन करते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही दम मोटा पे बैठ जाओ, वो सिस्टम न रखे, छोटा लेवल पे। तो टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा तीनों ही क्या है? छोटे छोटे जिले, इतने बड़े नहीं है, बाड़मेर जैसलमेर की तरह नहीं है, तो इन पे ये करना आसान था। ठीक है। वर्ष 2020-21 से जीरो बजट प्राकृतिक खेती कितने जिलों में है? तो 15 जिलों में है। थार क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन राजस्थान योजना की घोषणा कब की गई थी? तो 2020 में। आपको सिंपल पूछ लेंगे थार क्या है, तो आप बक के आओगे ये एक महिंद्रा ब्रांड की गाड़ी है, ठीक है ना, 4x4 है। हाँ, पर ये एक योजना है जो राजस्थान में लागू की गई थी। थार योजना की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में की गई है। और थार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खेती की लागत कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत कब हुई? तो 24 फरवरी 2021 से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना किस कोष के माध्यम से संचालित है? तो कृषक कल्याण कोष से। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की अवधि कितनी है? तो 3 वर्ष तक अनुदान आधारित। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत कितने कृषकों के लिए कंपोस्ट यूनिट स्थापित की जाएगी? तो 1 लाख के कंपोस्ट यूनिट तैयार करते हैं ना केचुआ के बनाने के लिए, तो वो काम चल रहा है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कितने किसानों को उन्नत बीज दिए जाएंगे? तो 5 लाख किसानों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कितने किसानों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर, बायो एजेंट दिए जाएंगे? तो 3 लाख को। बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि कितनी है? तो 5,000 करोड़ रुपए। राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उपभोग कौन से का है? तो गंगानगर का। और उर्वरक उपभोग में द्वितीय कौन सा है? तो हनुमानगढ़ है। और न्यूनतम उर्वरक उपभोग में डूंगरपुर। और आपको यह भी याद रखना है कि राजस्थान का एक ऐसा जिला है जो क्या है, क्या बोलते हैं, नेचुरल और ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट अपन बोल सकते हैं। कौन सा है आपका? डूंगरपुर। सर्वाधिक उर्वरक उपभोग वाला जिला कौन सा है 2022-23 के अनुसार? प्रति हेक्टेयर पूछा हुआ है, तो वो कौन सा है आपका? कोटा। 1 हेक्टेयर में सर्वाधिक कोटा में लगता है। 2022-23 में न्यूनतम प्रति हेक्टेयर उपभोग करने वाला कौन सा है? तो बाड़मेर। 2022-23 में राजस्थान में औसत उर्वरक उपभोग कितना है? तो 64.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। राजस्थान में सर्वाधिक खपत कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन, यूरिया ही काम में लेवा ना अपन सर्वाधिक, ठीक है। राजस्थान की जलवायु क्षेत्र आपने पढ़ लिया ना? हाँ, तो जस्ट रिवीजन है तो जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। पढ़ा तो आपको दिया है, मुझे पता है। राजस्थान के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में कितने एटीसी है? तो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, तो वो है 10, ठीक है। जलवायु खंड फर्स्ट ए का एटीसी कहां पर है? तो रामपुरा जोधपुर में है। आपको 10 जलवायु खंड है, 10 ही जलवायु खंड याद है ना कैसे? फर्स्ट ए कहां है, फर्स्ट बी कहां है, फर्स्ट सी कहां है, सेकंड ए कहां है, सेकंड बी कहां है, याद है? आप हमेशा याद को, ये जलवायु खंड एक ऐसी चीज है जो नक्शे से याद होगी, रटने से बिल्कुल याद नहीं होगी। नक्शा कैसा है अपना राजस्थान का? ऐसा है ना, मैं बनाना नहीं जानता पर ऐसा है। हाँ है? हाँ, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, हाँ, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए और फोर्थ बी और
फिफ्थ, ऐसे करके 10 ही क्या आ जाते हैं, एक जगह आ जाते हैं। तो नक्शे से याद करो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जलवायु खंड फर्स्ट बी के एटीसी कहाँ है, तो श्री करणपुर एवं हनुमानगढ़ में है। जल गंगानगर है ना, बुक में गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ये कोई जगह पड़ती होगी श्री करणपुर। जलवायु खंड फर्स्ट सी का एटीसी कहाँ है, तो लूणकरणसर बीकानेर में है। सेकंड ए का एटीसी कहाँ है, तो आबूसर झुंझुनू में। अपने को याद रखना है राजस्थान में टोटल 10 एटीसी है। थर्ड ए का कहां पर है, तो तबीजी अजमेर में है। थर्ड बी का कहां पर है, तो मलिकपुर भरतपुर में है। फोर्थ ए का कहां पर है, चित्तौड़। अपना राजसमंद किस में आता है, फोर्थ ए में। उदयपुर भी फोर्थ ए में। जलवायु खंड फिफ्थ का एटीसी कहां पर है, तो बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, बूंदी तो आप नहीं भूलोगे। किस जलवायु खंड में ग्राह्य परीक्षण केंद्र स्थापित नहीं है, तो खंड फोर्थ बी में नहीं है। राजस्थान का शुष्क पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र फर्स्ट ए। कृषि जलवायु खंड फर्स्ट ए में कौन से जिले हैं, तो जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा। ये क्या है, आपके 4 जिले आते हैं किसमें, फर्स्ट ए में। कृषि जलवायु खंड फर्स्ट ए की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो 20 से 37। अपने को याद नहीं रखना है, अपने को जिले याद रखना है, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा। फर्स्ट ए का क्षेत्रफल कितना है, तो 47.4 लाख। और कौन कौन सी मेन खेती होती है जोधपुर वाले इलाके में, तो बाजरा, मोठ, तिल, गेहूं और सरसों। 0। कृषि जलवायु खंड का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो मंडोर, जोधपुर में है, फर्स्ट ए का। उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान क्षेत्र का कोड क्या है, तो फर्स्ट बी। कृषि जलवायु खंड फर्स्ट बी में कौन से जिले आते हैं, तो गंगानगर और हनुमानगढ़। कृषि जलवायु खंड फर्स्ट बी की प्रमुख फसलें कौन सी है, तो कपास, ग्वार, गेहूं, ये क्या है, प्रमुख फसलें हैं। कौन सी, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र वाले की। कृषि जलवायु खंड फर्स्ट बी का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो गंगानगर में है। अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित, ये ऐसे पहुंचते हैं आपको। अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो फर्स्ट सी क्या है, अति शुष्क, यानी कि जैसलमेर वाला इलाका हो गया ना, वो क्या है, अति शुष्क में आता है। कृषि जलवायु खंड फर्स्ट सी में कौन से जिले शामिल है, तो बीकानेर, जैसलमेर और चूरू अति शुष्क में आते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है, फर्स्ट सी सबसे बड़ा जलवायु खंड है, याद रखना है। कृषि जलवायु खंड फर्स्ट सी का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो बिछवाल, बीकानेर में है। अंतःस्थलीय, ये याद रखना है, अंतःस्थलीय जो आपका सीकर वाला इलाका पड़ता है ना, वो क्या है, अंतःस्थलीय जलोढ़ जलोढ़ मतलब रिसाव वाला सिस्टम है। इसमें क्या होता है, अंदर अंदर रिसाव होता है, तो वो कौन सा है आपका, सेकंड ए। वो कौन, शिखर, ये आ गया ना, शिखर, चूरू, झुंझुनू, ये आप जियोग्राफी में पढ़ोगे। क्या बोलते हैं, अंतःस्थलीय बोलते हैं, इनफिल्ट्रेट वाला एरिया है। कृषि जलवायु खंड सेकंड बी का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो फतेहपुर सीकर में है। लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो सेकंड बी के अंतर्गत आता है। लूणी ऐसे नहीं कर देना है, फर्स्ट ए में, सेकंड बी में आती है। कृषि जलवायु खंड सेकंड बी में कौन से जिले हैं, तो जालोर, पाली, सिरोही, आंशिक सिरोही का थोड़ा बहुत हिस्सा, बियावर, ये किस में आता है, आपके सेकंड बी में आते हैं। कृषि जलवायु खंड सेकंड बी का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो केसवाना, जालोर में है। ये हमारा केवी के था लास्ट सेम का, सेकंड बी जो केसवाना जालोर है ना, वो। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र का कोड कौन सा है, तो सेकंड ए है, हाँ थर्ड है, सॉरी। कृषि जलवायु खंड थर्ड ए में कौन से जिले शामिल है, तो थर्ड ए में जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, दौसा, टोंक, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ये सारे आ गए। कृषि जलवायु खंड थर्ड ए का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो रारी, अपन ने देखा है, रारी कहां पर है, दुर्गापुरा, जयपुर में है। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र का कोड कौन सा है, तो थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य। और बाढ़ संभाव्य अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये बाढ़ संभाव्य क्षेत्र है। कृषि जलवायु खंड थर्ड बी का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो नौगांव, अलवर में है। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी एवं अरावली का कौन सा है, तो फोर्थ ए। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं फोर्थ ए में, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सिरोही। इसका फोर्थ ए का प्रमुख अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो उदयपुर और अर्जिया, भीलवाड़ा में। अर्जिया कटे पड़ रहा, अर्जिया,
आर्य है, आर्य है, कटे पड़े हो थोड़ो कटनी से दो पग आगे देता उन्हें। आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र का कोड कौन सा है? तो 4th बी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, सबसे बड़ा तो याद रखना है अपने को 1st सी, सबसे छोटा कौन सा है? 4th बी। और 4th बी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बांसवाड़ा बोरवट में है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में 5th आता है। 5th कृषि जलवायु खंड 5th में कौन से जिले हैं? तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। बूंदी, बारा, झालावाड़। कृषि जलवायु खंड 5th का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो उमेदगंज कोटा में। उद्यानिकी फसलों के लिए एडेप्टिव ट्रायल सेंटर, एडेप्टिव ट्रायल सेंटर कितने कृषि जलवायु केंद्र में है? तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में है। उद्यानिकी एटीसी कितने वर्षों में चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जाएंगे? तो आगामी 3 वर्षों में किए जाएंगे। योजना आयोग ने भारतीय कृषि जलवायुविक प्रदेशों का विभाजन कब किया? तो 1989 में। अन्नू ये पता है? 1989 में जलवायु खंड का विभाजन किया था। तू बोल रही है जलवायु खंड पढ़ लिए हैं सर हमने। 1989 में क्या किया था? जो भारतीय कृषि जलवायु है ना, उसका विभाजन 1989 में किया गया। योजना आयोग के अनुसार भारत को कितने कृषि जलवायु खंड में बांटा है? 15 में बांटा है। राजस्थान का अधिकांश भाग किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? पश्चिमी शुष्क के अंतर्गत आता है। राजस्थान का शेष भाग किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो मध्य पठारी और पहाड़ी क्षेत्र में आता है। और उत्तर राजस्थान का कुछ भाग किसके अंतर्गत आता है? तो ट्रांसगैंगेटिक, जहां पर नदियां ज्यादा है ना, आपके जयपुर वाला हिस्सा, वो किसमें आता है? ट्रांसगैंगेटिक में आता है। भारत के कृषि गणना कितने वर्षों के अंतर्गत की जाती है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। भारत की प्रथम कृषि गणना कब हुई थी? 1970 में। और पशु गणना 1919 में। आजाद इंडिया की कब हुई थी? 1951 में। भारत में 10वीं कृषि गणना 2015-16 में कंप्लीट हुई थी। 2015-16 में राजस्थान में कुल क्रियाशील कृषि जोतों की संख्या स्टार लगा लेना 76.55 लाख कृषि जोत पहुंचते हैं। यानी कि कितने ऐसे किसान हैं जो खेती करते हैं? तो 76.55 लाख किसान है जो खेती करते हैं। ठीक है। और राजस्थान में कुल कृषि जोतों की संख्या कितनी है? क्रियाशील तो है 76.55 और कुल कृषि जोतों की संख्या है 68.88। और वर्ष 2010-11 से 2015-16 के बीच कृषि जोतों की संख्या में 11% की वृद्धि हुई है। जनसंख्या बढ़ रही है ना? हाँ, तो कंट्रोल करो। 2010 में कुल कृषि जोतों का क्षेत्रफल कितना है? तो 211.36 लाख हेक्टेयर कुल कृषि जोतों की संख्या है। उसमें से 2015-16 में कुल कृषि जोतों का क्षेत्रफल कम हो गया 208। जनसंख्या बढ़ रही है तो घर बनाने पड़ेंगे अपने को, तो ये ऊपर वाला था वो घर में कन्वर्ट हो गए। बचा कितना? 208 लाख हेक्टेयर है। वो क्या है आपके अभी वाला कृषि जोत है। कृषि जोतों के कुल क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई है? तो 1.24% की कमी हुई है। 2015-16 में महिला प्रचलित कृषि जोतों की संख्या कितनी है? 7.75 है। और पुरुष प्रचलित कितने हैं? 68.66। लुगाया खेती कम करे रहे। हाँ, तो लाओ पहली पूछ लीजिए खेती कह रही ने करे। हाँ, मारो यही कहना है। महिला भूमि जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 16.55 लाख हेक्टेयर है। और पुरुष भूमि जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 191 लाख हेक्टेयर है। संस्थागत भूमि जोतों का क्षेत्रफल कितना है? तो 1.1 लाख हेक्टेयर है। 2010-11 में महिला प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? तो 5.46 लाख। धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, घट रही है, बढ़ने रही। हाँ, घट रही केवल मात्र न करा। 2015-16 में महिला प्रचलित जोतों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो अच्छा, वृद्धि हुई है, मुंह घटने रही, बढ़ रही है। 41.94% की वृद्धि हुई है। 2010-11 में महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल कितना था? तो 13.30 लाख हेक्टेयर था। और महिला भूमि जोतों में क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? तो 24.44% की वृद्धि हुई है। ये कोरोना के बाद ही ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना। 2015-16 में राजस्थान में कृषि जोत का औसत आकार कितना है? तो 2.73 है। अपन ने भारत का देखा था, भारत का कितना है?
भारत का 1.08 है, राजस्थान का 2.73 है। राजस्थान के पास ज्यादा जमीन है, भारत के पास कम जमीन है। ठीक है। राजस्थान में कृषि जोत का औसत आकार कितना है? तो 3.07 हेक्टेयर है, यानी कि एक किसान के पास औसत देखे तो 3.07 हेक्टेयर जमीन आती है। 2015-16 में किन प्रकार की जोतों में वृद्धि हुई है? तो सीमांत, लघु एवं अर्ध मध्यम के बीच में वृद्धि हुई है। अपने को लुगायों का याद रखना है, लुगाया की वृद्धि हुई है। 2015-16 में नहीं, कंफ्यूज हो जाता है, मैं खुद हो गया कि यार कमी होगी, पर उसमें वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। 2015-16 में किस प्रकार की जोतों में कमी हुई है? तो वृहद यानी कि जो बड़े किसान होते हैं ना, उनमें कमी हुई है। क्यों कमी हुई है? क्योंकि उनके 2-2, 3-3 बेटा है तो जमीन बंट गई, तो कमी होनी है। ठीक है। बड़े आकार की भू जोतों में कितनी कमी हुई है? तो 11.44% की कमी हुई है। राजस्थान में कृषि जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कौन सा है? बाड़मेर। सर्वाधिक अपन कृषि भूमि देखे तो किसके पास आती है? बाड़मेर के पास आती है। राजस्थान में कृषि जोतों का सबसे छोटा औसत आकार डूंगरपुर के पास है। उर्वरकों के कुल उपभोग का आधे से अधिक भाग किन फसलों द्वारा होता है? तो चावल और गेहूं द्वारा होता है। राजस्थान किसान साथी पोर्टल, इस पे स्टार लगाना 5 बार। कब स्टार्ट हुआ था? तो 2021 में। आपको सिंपल पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा ऐप है? ऐप समझते हो ना, जो अपन इंस्टाग्राम यूज करते हैं। हाँ, वैसे ही एक किसान साथी ऐप है जो किसानों के लिए बनाया गया, 2021 में बनाया गया। राजस्थान किसान साथी पोर्टल। ठीक है? संचार है। राजस्थान किसान साथी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि योजनाओं की जानकारी व आवेदन की सुविधा और एक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाना। राजस्थान किसान साथी पोर्टल को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? यह स्टार लगाना, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, सिल्वर अवार्ड मिला है इसको। किसान सेवा केंद्रों का निर्माण किसके सहयोग से होता है? तो नाबार्ड की सहायता से क्या होता है? केवीके का निर्माण होता है। पंचायत समिति स्तर पर कितने किसान सेवा केंद्र है? तो 244 सेवा केंद्र है राजस्थान में। ग्राम पंचायत स्तर पर कितने किसान सेवा केंद्र है? तो 4628 सेवा केंद्र है। दरा ऐप, ये अभी नया निकला है, बातें नहीं। दरा ऐप अभी एक गिरदावरी और निकला है, दरा गिरदावरी। ये क्या है? ऐप है, राजस्थान के किसानों के लिए ऐप है। दरा ऐप हो गया, गिरदावरी हो गया। दरा ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया? तो भूमि से संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्रोवाइड करवाना इसका था। दरा ऐप से किसान कौन कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकता है? तो जमीन का नक्शा, जमाबंदी, गिरदावरी रिपोर्ट और नामांकन, ये सारे काम कर सकता है। दरा ऐप से किसान कौन कौन, अच्छा ये हो गया ना। वर्ष 2023-24 में राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है? तो 342 लाख हेक्टेयर है। राजस्थान में वो किलोमीटर में है, ये हेक्टेयर में है, तो 3,42,000 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये क्या है? हेक्टेयर है। ठीक है। राजस्थान में वानिकी क्षेत्रफल कितना है? तो 27.86 लाख हेक्टेयर है, यानी कि 8% एरिया वानिकी के अंतर्गत आता है। राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? तो 181.99 लाख हेक्टेयर है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योग की भूमि कितनी है? तो 20.32 लाख हेक्टेयर। उसर भूमि एवं कृषि अयोग्य भूमि कितनी है? तो 6.89% या 23 लाख हेक्टेयर क्या है? उसर जमीन है। उसर तो समझते हो ना, सेलाइन एल्कलाइन जो सोयल होती है उसको उसर बोलते हैं, जिसका सुधार पॉसिबल नहीं है। अस्थायी चारागाह, कितने पेज बचे हैं? और अस्थायी चारागाह व अन्य गोचर भूमि कितनी है? तो 16.49 लाख हेक्टेयर है। वृक्षों के झुंड व बागों के अंतर्गत भूमि कितनी है? तो 0.38 लाख हेक्टेयर है। राजस्थान में बंजर भूमि कितनी है? इस पे भी स्टार लगा लेना। राजस्थान में बंजर भूमि भी 10% है। 10% क्या है? बंजर भूमि है। अन्य चालू पड़त भूमि कितनी है? तो 19.7 लाख हेक्टेयर है। चालू पड़त भूमि कितनी है? तो 17.31। इतने सारे याद नहीं रखना है, उसर भूमि याद रखना है, पड़त भूमि याद रखना है आपको। ये सूखा करवा देते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। टाइम हो गया, टेस्ट है ना। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये पढ़ाया हुआ है वो तो पढ़ के आओगे ना, कल पूछूंगा मैं, क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछूंगा।